BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 211 समझौता करना। क्या ये सच है छोटे दोस्त? ये सुनकर आदरणीय तियान हुओ की सांसें तेज हो गई थीं। उसे डर नहीं था कि जियाओ मिंग उससे झूठ बोल रहा है। अपनी समझ से वह स्वाभाविक रूप से देख पा रहा था कि जियाओ मिंग एक कीमियागर था और इसके अलावा एक बहुत ही उच्च स्तरीय कीमियागर। स्वाभाविक रूप से जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया। छोटे दोस्त, बेझिझक मुझसे जो भी मांगना है मांग लो, जब तक कि यह मेरे सिद्धांतों के खिलाफ न हो। ये बुरा आदमी मान जाएगा। एक डू वेनेरे पावरहाउस जो महाद्वीप में घूमता था, वह अंधेरे मैग्मा के नीचे गायब होने को कैसे तैयार हो सकता है? साथ ही वह जानता था कि जियाओ मिंग उसके लिए बहुत कुछ कर रहा था और एक स्वर्गीय ज्वाला निश्चित रूप से पर्याप्त इनाम नहीं होगी, इसलिए उसने तुरंत बहुत ही सीधे तरीके से कहा। इससे पहले कि जियाओ मिंग कुछ कह पाता, याओ तियानहुओ ने अपने माथे पर थपथपाया जैसे कि उसे कुछ याद आ रहा हो, और उसके हाथ की एक लहर के साथ एक बर्फ सफ़ेद भंडारण अंगूठी बगल की हड्डियों में से उड़कर उसके हाथ पर आ गिरी। अपनी उंगलियों को हिलाते हुए भंडारण अंगूठी से एक सफ़ेद स्क्रॉल निकला। स्क्रॉल हल्का सफ़ेद था और उस पर कुछ जलते हुए जानवर बने हुए थे। यह मेरी प्रसिद्ध डू तकनीक है, 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग तकनीक। हालांकि इसे डू तकनीक कहना सही नहीं है, इसके बजाय इसे फ्लेम कंट्रोलिंग विधि कहना ज़्यादा सही है। आदरणीय तियान हुओ ने स्क्रॉल को जियाओ मिंग की ओर फेंका और कहा, यह तकनीक जानवर के आकार के आधार पर 5 श्रेणियों में विभाजित है। भेड़िया, तेंदुआ, शेर, बाघ, ड्रैगन। प्रत्येक प्रकार के जानवर की अपनी अग्नि आत्मा होती है। इस अग्नि तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल करने पर 5 जानवर इकट्ठा हो सकते हैं और 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग फ्लेम फॉर्मेशन बना सकते हैं। इसमें समुद्र को उबालने और आकाश को जलाने की अपार शक्ति है। यदि 5 में से 4 जानवर स्वर्गीय ज्वाला से एकत्रित होते हैं तो इस तकनीक की ताकत तियान-डू तकनीक के बराबर है। मैं देखता हूं कि आपको ज्वाला नियंत्रण में बहुत रुचि है, इसलिए मैं आपको ये डू तकनीक उपहार के रूप में दूंगा। तियान-डू तकनीक। जियाओ मिंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अब तक उसने अभी तक तियान-डू तकनीक हासिल नहीं की थी। उसके पास क्यूई विधि थी, लेकिन वह इसकी विशेषता से मेल नहीं खाता था। उसके पास अभी 5 स्वर्गीय लपटें थीं, इसलिए एक बार जब वह इस डू तकनीक की साधना कर लेगा तो उसके पास तुरंत एक डू तकनीक होगी जो उच्च तियान-डू तकनीक की बराबरी कर सकती है। हालांकि इस डू तकनीक के कारण जियाओ मिंग का चेहरा बहुत ज़्यादा नहीं बदला। ये देखकर कि जियाओ मिंग का चेहरा ज़्यादा नहीं बदला, याओ तियानहुओ को लगा कि जियाओ मिंग को संभालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब उसने इसके बारे में और सोचा तो यह संभावना थी कि जियाओ मिंग की पृष्ठभूमि असाधारण थी, क्योंकि इतनी कम उम्र में उसके पास इतनी ताकत थी, इसलिए वह अपनी तकनीकों को उसकी नज़र में नहीं रख सकता था। हालांकि यह एक अच्छी बात है, इसका मतलब है कि यह व्यक्ति मुझे जीवन से वापस लाने में सक्षम होने की अधिक संभावना है, आदरणीय तियानहुओ ने सोचा। तुम्हारी और क्या शर्तें हैं छोटे दोस्त? कृपया बेझिझक उनका उल्लेख करो। मेरी कोई असाधारण मांग नहीं है, मुझे बस उम्मीद है कि जब तुम अपनी ताकत वापस पालोगे तो सीनियर तियानहुओ मेरी रक्षा कर सकते हैं। जियाओ मिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इन शब्दों पर याओ तियानहुओ अचंभित रह गया और एक संक्षिप्त विराम के बाद व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, तुम इतने गणनाशील हो कि तुम इस बूढ़े आदमी को आखिरी बूंद तक निचोड़ना चाहते हो। जियाओ मिंग की मुस्कान अपरिवर्तित रही, क्योंकि वह मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ याओ तियानहुओ को देखता रहा और बोला, हे, ये तथ्य कि सीनियर को पुनर्जीवित किया जा सकता है इस स्थिति को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। हालांकि अगर सीनियर को लगता है कि आप इस आदान प्रदान में हार रहे हैं तो मैं नुकसान उठाने को तैयार हूं। मेरे पास 2 रंग की 8वीं टियर की गोली है, ग्रीन फंगस पिल, जो सीनियर की अधिकांश ताकत को बहाल कर सकती है। ये कैसा लगता है? हा, ठीक है, तो यह एक सौदा है। आदरणीय तियानहुओ ने स्वेच्छा से सहमति व्यक्त की। जियाओ मिंग अब एक डू पूर्वज था, इतना छोटा होने के बावजूद भले ही उसे उसकी रक्षा करनी पड़े, ये जीवन भर का मामला नहीं होगा। यदि जियाओ मिंग ने इस साधना गति को बनाए रखा तो शायद अपने भौतिक शरीर को पुनः प्राप्त करने के कुछ वर्षों के बाद दूसरा पक्ष पहले से ही उसके साधना स्तर को पार कर चुका होगा, इसलिए वह उस समय मुक्त होगा, इसलिए इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं थी। वरिष्ठ, चिंता न करें, मैं हमेशा अपना वचन निभाता हूँ, जियाओ मिंग ने आत्मविश्वास से कहा। फिर मैं इस शिशु गिरे हुए हृदय की लौ को सबसे पहले तुम्हें सौंप दूंगा छोटे दोस्त। याओ तियानहुओ ने अपना हाथ उठाया और उसकी हड्डियों पर गिरे हुए हृदय की लौ उसकी ओर तैरने लगी, और जियाओ मिंग को गहराई से देखने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और उसे फेंक दिया, जिससे शिशु गिरे हुए हृदय की लौ जियाओ मिंग की स्थिति तक पहुंच गई। इस गिरे हुए हृदय की लौ को सावधानी से पकड़ते हुए जियाओ मिंग अपने हाथों में इस छोटी सी लौ की नाजुकता को महसूस करने में सक्षम था। फिर उसने अपने दिल में खुशी को रोकने के लिए खुद को मजबूर किया और जल्दी से अपने भंडारण की अंगूठी से लौ इकट्ठा करने वाले कड़ाही को बाहर निकाला और ध्यान से उसे अंदर डाल दिया। जब सुकियान ने उसे लौ इकट्ठा करने वाला कड़ाही दिया था तो जियाओ मिंग ने इस पल के लिए एक अतिरिक्त मांगा था।
जैसे ही गिरे हुए हृदय की लौ लौ इकट्ठा करने वाले कड़ाही में गिरी, तापमान थोड़ा बढ़ गया और जियाओ मिंग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि कड़ाही के अंदर एक अदृश्य उतार चढ़ाव चुपचाप फैल रहा था। फॉलन हॉट फ्लेम से परिचित होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह अदृश्य उतार चढ़ाव बिल्कुल वही था जिसकी ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर को जरूरत थी। हालांकि अगर जियाओ यान ने फ्लेम मंत्र की साधना की है और स्वर्गीय ज्वाला की इच्छा रखता है, तो मुझे डर है कि वह इसे प्राप्त करने की इच्छा का विरोध नहीं कर पाएगा। जियाओ मिंग ने थोड़ी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि स्वर्गीय ज्वाला जियाओ यान के हाथों में पड़े, क्योंकि इसके बिना ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर अनुपयोगी हो जाएगा। इसके अलावा अब जब हान फैंग उसके द्वारा पकड़ लिया गया था, अगर जियाओ यान ने स्वर्गीय ज्वाला को चुराने की हिम्मत की, तो उसे निश्चित रूप से जिया नान अकादमी से कठोर दंड मिलेगा, जिसमें 6 डू पूर्वज थे। ओह नहीं, उसके और कियान बाई 2 बुजुर्गों के साथ कुल 9 डू पूर्वज। भले ही उसने कोई कार्रवाई न की हो और कियान बाई 2 बुजुर्गों ने भी कोई कार्रवाई न की हो, जिया नान अकादमी में अभी भी 6 डू पूर्वज थे। इस लाइनअप के साथ भले ही याओ लाओ शक्तिशाली था, उसे एक गंभीर पिटाई के लिए प्रस्तुत होना होगा। भले ही जियोयान स्वर्गीय ज्वाला के साथ भागने में भाग्यशाली था, जैसा कि कहावत है, भिक्षु भाग सकता है लेकिन मंदिर अभी भी बना हुआ है। टेल, आप भाग सकते हैं लेकिन आप छिप नहीं सकते। जियोयान जियो परिवार से था, वह कहाँ भाग सकता था। इस एहसास ने उसे यह समझा दिया कि मूल कहानी में जियाओयान द्वारा फॉलन हॉट फ्लेम की चोरी वुटैन सिटी के जियाओ परिवार या जिया नान अकादमी में अध्ययन करने वाले कबीले के सदस्यों के संभावित परिणामों के बारे में विचार किए बिना की गई थी। यह आंशिक रूप से बाद की घटनाओं जैसे कि हान फेन की उपस्थिति के कारण था कि जियाओ यान नायक का दर्जा प्राप्त करने में सक्षम था, और इस प्रकार जिया नान अकादमी ने उसे स्वर्गीय लॉ के लिए पीछा नहीं किया। अन्यथा इसे भूल जाओ, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचूंगा। अगर जियाओ यान वास्तव में अकादमी में आता है तो मैं सिर्फ फर्स्ट एल्डर को उस पर अधिक ध्यान देने के लिए कहूँगा। जियाओ मिंग ने मन ही मन कहा। आदरणीय तियान हुओ ने जियाओ मिंग को स्वर्गीय लॉ को दूर रखते हुए देखा, इसलिए उसने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया और स्टोरेज रिंग के अंदर अपना कंकाल रख दिया। फिर एक बार फिर अपने हाथ की हल्की लहर के साथ उसके हाथ में सफ़ेद भंडारण अंगूठी स्वचालित रूप से जियाओ मिंग की उंगली पर रखी गई थी, जबकि उसकी आकृति भी अंगूठी में चमक गई थी और भंडारण अंगूठी से एक हल्की लहर फैल गई, जिससे जियाओ मिंग के सामने प्रकाश ढाल धीरे धीरे खुल गई। इस मैग्मा में कुछ खतरनाक छिपा है, हमें तुरंत निकल जाना चाहिए। सहमत, जियाओ मिंग ने कहा। वह जानता था कि याओ तियानहुओ छिपकली आदमी से डरता था, और जैसे ही प्रकाश ढाल खुली वह जल्दी से चला गया। उसका शरीर एक सफ़ेद छाया में बदल गया और वह बिजली की तरह बाहर निकल गया, जबकि उसी समय सफ़ेद अंगूठी से एक बेहोश स्थानिक शक्ति फैल गई जो उन्हें आसपास के मैग्मा के उतार चढ़ाव से बचाती थी। ... मैग्मा की शांत सतह पर, जिस पर कोई हवा या लहरें नहीं थीं, केवल समय समय पर गर्म बुलबुले के फटने की हल्की आवाज़ थी। प्लॉप। पूरा मैग्मा जगत अभी भी कब्र के सन्नाटे में था। तभी अचानक पानी के टूटने की आवाज़ सुनाई दी और फिर एक मानव आकृति जो अदृश्य लपटों में लिपटी हुई थी मैग्मा से उभरी और आखिरकार हवा में लटक गई। हम आखिरकार बाहर आ गए। अध्याय 212, स्वर्गीय ज्वाला की वापसी। हम आखिरकार बाहर आ गए हैं, जियाओ मिंग ने माथे से पसीने की एक पतली परत पोंछते हुए और हंसते हुए कहा। हालांकि मैग्मा में प्रवेश करते समय उसे किसी विशेष परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन मैग्मा में बिताए लंबे समय ने उसकी बहुत सारी ऊर्जा को खत्म कर दिया। आखिरकार मैग्मा से परे बाहरी दुनिया को फिर से देखने का समय आ गया है। कितना उदासीन। आदरणीय तियानहुओ, जो अंतहीन मैग्मा की गहराई से उभरे थे, वे भी थोड़े उत्साहित थे। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ कहने से पहले कुछ चक्कर लगाने के लिए अपनी अंगूठी से बाहर तैरा। जियाओ मिंग, आपकी यात्रा असाधारण रूप से सहज थी। जब मैं मैग्मा की गहराई में गया था तो मुझे कई खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ा था। ओह, हालांकि वह जानता था कि स्थिति क्या थी, जियाओ मिंग ने फिर भी अपने चेहरे पर एक हैरान करने वाली नजर आने का नाटक किया। मैग्मा की गहराई में एक तरह की छिपकली जाति है। वह छिपकली जाति बेहद अजीब है। न केवल उनके पास कई शक्तिशाली व्यक्ति हैं, बल्कि उनकी संख्या लगभग अंतहीन है। तथ्य यह है कि मैं उस समय एक डू वेनेरेट होने के बावजूद वहां मर गया था, क्योंकि मैं डू वेनेरेट स्तर के छिपकली लोगों से टकरा गया था। याओ तियानहुओ ने धीरे से कहा। छिपकली लोगों के एक अटूट समूह के अलावा, जिन्हें कोई कभी नहीं मार सकता है, मुझे संदेह है कि मैग्मा दुनिया के भीतर और भी भयानक अस्तित्व हैं। याओ तियानहुओ के उदास चेहरे को देखते हुए जियाओ मिंग अपने सिर को हिलाए बिना नहीं रह सका। मैग्मा का सबसे गहरा हिस्सा वास्तव में बहुत खतरनाक था। ये वह जगह थी जहां टोशे प्राचीन देव हवेली स्थित थी और जहां जी यान के दुर्भाग्यपूर्ण पिता झूकुन भी थे। ये कहा जा सकता है कि झूकुन बदकिस्मत था। वह मूल रूप से अपनी बेटी के साथ डू भगवान बनने के अवसर की तलाश में गया था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि टूशे प्राचीन भगवान उसे एक संरक्षक के रूप में वहां रहने के लिए मजबूर करेगा।
जियान और भी बदकिस्मत था। प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति की योग्य उत्तराधिकारी और भावी ड्रैगन महारानी को बाहर भटकने और भोजन की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने शायद उस समय अपनी आध्यात्मिक बुद्धि भी विकसित नहीं की थी। हजारों साल बीत चुके हैं और यह भी है कि वह डू सम्राट के लिए रास्ता बना रही है। छिपकली जाति मैग्मा को नहीं छोड़ सकती, जैसे ही वे इसे छोड़ेंगे उनके शरीर राख में बदल जाएंगे। इसके अलावा वे केवल मैग्मा की गहराई में रहते हैं, इसलिए जब तक हम मैग्मा की दुनिया में फिर से प्रवेश नहीं करते वे हमारे साथ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जियाओमिंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसकी हथेली पहाड़ी की ओर बढ़ी, जिससे उसमें से एक ठंडी रोशनी निकली जो एक कीमती तलवार में बदल गई और उसके हाथ में आ गई। मैं यहाँ कई दिनों से हूँ, अब जाने का समय हो गया है। जियाओमिंग, मेरी आत्मा इस समय बहुत कमज़ोर है और लंबे समय तक अपनी उपस्थिति बनाए रखने में सक्षम नहीं है, इसलिए मुझे इसे बहाल करने के लिए आपकी आवश्यकता होगी। याद रखें, मेरी आत्मा इस अवस्था में लंबे समय तक नहीं टिकेगी, इसलिए आपको जल्दी करना चाहिए। आदरणीय तियानहुओ ने जियाओमिंग की ओर देखते हुए कहा। वरिष्ठ याओ, कृपया चिंता न करें। इस बार हमारे जाने के बाद मैं आपकी आत्मा को बहाल करने के लिए कुछ तैयार करूंगा, और अगर कोई जटिलता नहीं हुई तो ये 3 से 5 दिनों में तैयार हो जाना चाहिए। हान फेंग, वह व्यक्ति जिसने उसे सौभाग्य दिया, जियाओमिंग के लिए कई औषधीय नुस्खे लेकर आया था, जिसमें आत्मा को बहाल करने के लिए कई नुस्खे भी शामिल थे, इसलिए याओ तियानहुओ की आत्मा को बहाल करना उसके लिए एक आसान काम था। आदरणीय तियानहुओ ने संतुष्टि में सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। अगर आपको डू तकनीक 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग तकनीक का अभ्यास करते समय कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चूंकि आपने मेरी मदद की है, इसलिए मैं आपके साथ कंजूसी नहीं करूंगा। उस मामले में अग्रिम धन्यवाद, जियोमिंग ने उत्तर दिया। आदरणीय तियानहुओ ने अपना हाथ हिलाया। उनकी आत्मा अब पहले से अधिक भ्रामक दिखाई दे रही थी, संभवतः इसके लंबे समय तक प्रकट होने के कारण। ये देखकर उन्होंने आह भरी और अपने शरीर की एक हरकत के साथ वह प्रकाश की एक चमक में बदल गए और बर्फ सफ़ेद भंडारण रिंग में प्रवेश कर गए। आदरणीय तियानहुओ को सफ़ेद भंडारण रिंग में प्रवेश करते देख जियोमिंग ने गहरे छेद में देखा जो ब्लेजिंग स्काई क्यू रिफाइनिंग टावर तक पहुंच गया था और जल्दी से ऊपर की ओर भागा। डॉट 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 धमाका। हवा में एक तेज आवाज़ सुनाई दी जिसने मैग्मा पूल की रखवाली कर रहे बुजुर्गों को चौंका दिया। दोनों हैरान थे, लेकिन ये देखकर कि यह जियोमिंग था उन्हें राहत मिली। हालांकि जब उन्होंने देखा कि जियाओमिंग की पीठ पर कोई डूक्यूई पंख नहीं थे तो वे मदद नहीं कर सके और तेजी से सांस ले सके। तो यह एल्डकाओ और एल्डर चेन है, आप दोनों ने कड़ी मेहनत की है, जियाओमिंग ने कहा। जैसे ही वह छेद से बाहर निकला उसने प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे 2 बुजुर्गों का अभिवादन किया। क्या तुमने कोई सफलता प्राप्त की है? दोनों बुजुर्गों को पहले से ही अंदाजा था कि क्या हुआ था, और जब उन्होंने जियाओमिंग को धीरे धीरे अपना सिर हिलाते हुए देखा तो वे फिर से तेजी से सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि उन्हें पहले से ही कुछ उम्मीदें थीं। जब जियाओमिंग वास्तव में डू पूर्वज के पास से गुजरा और उनके सामने खड़ा हुआ तो यह अभी भी उन्हें आश्चर्यचकित कर गया। आखिरकार जियाओमिंग बहुत छोटा था, बस एक किशोर। जब दोनों बुजुर्गों को आश्चर्य हो रहा था तो जियाओमिंग ने पूछा, मैग्मा की दुनिया में समय की कोई अवधारणा नहीं है, मुझे आश्चर्य है कि कितना समय बीत चुका है। लगभग 1 साल हो गया है, बुजुर्गों में से एक ने उत्तर दिया। लगभग 1 साल, जियाओमिंग ने आश्चर्य में अपनी भौहें उठाईं। यह उससे कम समय था जितना उसने सोचा था। आखिरकार सिम्युलेटर में यह 1 साल से अधिक हो गया था, और इस बार उसने अपनी खेती को मजबूत करने के लिए एक विशेष प्रयास किया था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि सिमुलेशन में जितना समय लगा होगा। हालांकि इससे उसे कोई खास परेशानी नहीं हुई। वास्तव में यह एक अच्छा अनुभव था। फिर भी वह लगभग 1 साल से यहाँ था और ये एल्डर भी यहाँ थे, इसलिए उनके लिए यह मुश्किल रहा होगा। इसलिए जियाओमिंग ने उन दोनों को धन्यवाद दिया। ये देखकर दोनों एल्डर ने उससे कहा कि विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियाओमिंग ने उनके लिए पहले भी गोलियां बनाई थीं। इसके अलावा वे न केवल बेकार में इंतजार कर रहे थे, बल्कि वे साधना भी कर रहे थे। थोड़ी और बातचीत के बाद जियाओमिंग ने प्रथम एल्डर सुकियान के स्थान के बारे में पूछा। प्रथम एल्डर, इन दिनों अकादमी में कई मामलों पर ध्यान देना है, उन्हें अपने अध्ययन में उनका ध्यान रखना चाहिए। ये जानते हुए कि प्रथम एल्डर कहाँ स्थित थे, जियाओमिंग ने उन्हें विदा किया। जल्द ही उन्होंने अध्ययन में प्रथम एल्डर सुकियान को पाया। जियाओमिंग, क्या आपने इतनी जल्दी अपना एकांतवास समाप्त कर दिया? चमकदार रोशनी वाले अध्ययन में जब सुकियान ने जियाओमिंग को देखा तो उसने तुरंत जो कुछ भी कर रहा था उसे रोक दिया और उसके चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए। उसकी निगाहें जियाओमिंग के शरीर पर घूम रही थीं और उसे महसूस हो रहा था कि उसकी आभा गहरे समुद्र की तरह है। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। लगता है इस बार सफलता बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ी है न? ये भी अकादमी की गिरती हुई हृदय ज्वाला की बदौलत था, अन्यथा मुझे नहीं पता होता कि मुझे इसे तोड़ने में कितना समय लगता। सुकियान के सामने बैठे जियाओमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा।
फिर अपने हाथ की एक लहर के साथ उसके हाथ में ज्वाला इकट्ठा करने वाली कड़ाही दिखाई दी। पहले बुजुर्ग, ये गिरती हुई हृदय ज्वाला है जिसे बदला गया। ओह, ये सुनकर सू कियान ने धीरे से ज्वाला इकट्ठा करने वाली कड़ाही ली और उसकी जांच की। एक पल बाद जब उसने महसूस किया कि हृदय ज्वाला अचानक उसके शरीर के अंदर प्रकट हुई तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ एक साधारण हृदय ज्वाला के लिए उसके शरीर के अंदर जुटना असंभव था, केवल एक सच्ची स्वर्गीय ज्वाला ही ऐसा कर सकती थी। ये स्पष्ट था कि जियाओ मिंग अब जो दे रहा था वह एक शिशु स्वर्गीय ज्वाला थी। आपने एक जंगली और अदम्य परिपक्व स्वर्गीय ज्वाला ली और एक शिशु स्वर्गीय ज्वाला को आंतरिक अकादमी में लौटा दिया। अब इसे एक शिशु स्वर्गीय ज्वाला माना जा सकता है। जीत जीत। हालांकि क्या आपको अपने शरीर से स्वर्गीय ज्वाला स्रोत निकालते समय कोई चोट लगी? यह जियो मिंग ने अपना सिर खुजलाया और पारदर्शी होने का फैसला किया। ये स्वर्गीय ज्वाला वास्तव में एक नई स्वर्गीय ज्वाला है जिसे मैंने मैग्मा की गहराई में खोजा है। अध्याय 213 आत्मा की खेती करने वाली लार। क्या तुम्हारा मतलब है कि मैग्मा दुनिया में अभी भी एक गिरे हुए हृदय की लौ है? सू कियान ने आश्चर्य से कहा। जियाओ मिंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। परिपक्व गिरे हुए हृदय की लौ को खाने के बाद मैंने मैग्मा की गहराई में जाने का साहस किया और इसे बहुत गहराई पर पाया। जियाओ मिंग इन शब्दों के साथ झूठ नहीं बोल रहा था, बल्कि बस कुछ विवरण छोड़ रहा था। कितना आश्चर्यजनक है, वास्तव में मैग्मा दुनिया में एक और गिरे हुए हृदय की लौ है, और यहाँ तक कि हेडमास्टर ने भी इसे तब नहीं खोजा था। सू कियान ने आश्चर्य में अपना सिर हिलाया और फिर कहा, बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। यहाँ तक कि मैं भी उस भूमिगत मैग्मा में गोता लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन तुम न केवल वहां प्रवेश कर गए, बल्कि एक और स्वर्गीय लौ भी प्राप्त की। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा शरीर स्वर्गीय लपटों को आकर्षित करता हो? पहले एल्डर, तुम मजाक कर रहे हो। मैं भी उस तरह का शरीर पाना चाहूंगा, लेकिन डूक्यूई महाद्वीप में ऐसा कौन सा शरीर है जो स्वर्गीय लपटों को आकर्षित कर सके? जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। हाँ, ये सच है। इस स्वर्गीय ज्वाला को अच्छी तरह से संरक्षित करना याद रखें, पहले एल्डर। ये गिरे हुए हृदय की ज्वाला अभी भी अपने शिशु अवस्था में है, जो पिछले वाले की तुलना में एक लाभ है। इन अकादमी में एल्डर हैं जो अग्नि विशेषता तकनीकों का अभ्यास करते हैं जो इसे लगातार डूक्यूई के साथ भर सकते हैं। इस तरह ये जो हॉट फ्लेम एसेंस प्रदान करता है वह ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर को चमकाए रखने में सक्षम होगा, और यहाँ तक कि लंबे समय के बाद ये गिरे हुए हृदय की ज्वाला विकसित होने और अपने आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम होगी, और इन अकादमी द्वारा खेती किए जाने के बाद यह अब इसके साथ प्रतिकारक नहीं होगी। हालांकि ये भी इसी वजह से है कि यह स्वर्गीय ज्वाला अधिक प्रतिष्ठित और प्राप्त करने में आसान होगी। जियाओ मिंग की याद दिलाते हुए प्रथम एल्डर सू कियान सहमति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। जियाओ मिंग सही थे, पिछली फॉलन हॉट फ्लेम मजबूत थी और यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे ऐसे ही चुराया जा सके। इसका सबूत यह था कि उन्हें इसे दबाने के लिए पहले 5 डू पूर्वजों और दर्जनों डू राजाओं की जरूरत थी। हालांकि ये शिशु फॉलन हॉट फ्लेम के लिए सच नहीं था, यह अभी भी बहुत कमजोर था। मैं इसका ध्यान रखूंगा। अपने हाथ की हथेली से ज्वाला एकत्र करने वाले कढ़ाई को सहलाते हुए सू कियान ने मन ही मन योजना बनाई कि इस गिरे हुए हृदय की ज्वाला की रक्षा कैसे की जाए, जबकि उसने अपना सिर हिलाया। शिशु गिरे हुए हृदय की ज्वाला के प्रति सू कियान के रवैये को देखते हुए जियाओ मिंग ने कुछ और नहीं कहा, यह विश्वास करते हुए कि प्रथम एल्डर सब कुछ ठीक कर देगा। सू कियान के अध्ययन से निकलने के बाद जियाओ मिंग एल्डर जोन में वापस आ गया और अपने आंगन में प्रवेश किया। थोड़ी देर सोचने के बाद जियाओ मिंग जियान के कमरे के दरवाजे तक गया और उसे धक्का देकर खोला। अंदर बैंगनी रोशनी घनी थी और कमरे के केंद्र में 3 मीटर चौड़ा प्रकाश का एक विशाल कोकून था। हालांकि ये देखना संभव नहीं था कि कोकून के अंदर क्या था, लेकिन इसमें निहित राजसी ऊर्जा ने संकेत दिया कि यह कोई साधारण चीज नहीं थी। कोकून की सतह एक दिल की धड़कन की तरह लयबद्ध रूप से चमक रही थी और मंद हो रही थी। हर बार जब प्रकाश अंदर आता था तो कोकून चमकता था और मंद होता था। कोकून के बदलने पर कमरे की ऊर्जा में सूक्ष्म उतार चढ़ाव हुआ और फिर यह ऊर्जा कोकून द्वारा अवशोषित कर ली गई, जिससे यह और भी उज्ज्वल हो गया। जैसे ही वह कोकून के पास पहुंचा, जियाओ मिंग ने इसकी सतह पर छोटे छोटे छेद देखे। ऐसा लगता है कि जियान के कोकून से बाहर आने का समय दूर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी ही बाहर आ जाओगे। अगर तुम तब तक नहीं निकले जब तक मुझे जियामा साम्राज्य में वापस लौटना है, तो तुम्हें इन अकेडमी में अकेले रहना होगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए वह अपने कमरे में वापस आया और अपनी औषधीय कड़ाही निकाली। उसने आत्मा को विकसित करने वाली लार को परिष्कृत करने का फैसला किया। हालांकि इसे बनाना कोई मुश्किल गोली नहीं थी, लेकिन आत्मा पर इसके प्रभाव के कारण इसे बनाने में असाधारण समय की आवश्यकता थी। वह अधीर नहीं था, क्योंकि उसे गोलियों को परिष्कृत किए हुए काफी समय हो गया था और इसे अच्छा अभ्यास माना जा सकता था।
3 दिन बाद कमरे के अंदर जियाओ मिंग, जिसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं, ने आखिरकार उन्हें अचानक खोल दिया। अपनी हथेली की एक लहर के साथ औषधीय कड़ाही से पन्ना जैसी चमक उत्सर्जित करने वाला तरल पदार्थ का एक समूह बाहर निकल आया और उसके सामने लटक गया। जियाओ मिंग ने धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने सामने जीवन शक्ति से भरे पन्ना तरल को देखा और धीरे से अपनी उंगली उठाई जिस पर एक सफ़ेद स्टोरेज रिंग थी। उसने तरल को नीचे उतारा और रिंग की सतह पर उतारा जिसमें इसे धीरे धीरे डाला गया। जब आत्मा को विकसित करने वाली लार की आखिरी बूंद रिंग में डाली गई तो अंदर की आत्मा ने धीरे धीरे कुछ जीवन शक्ति उत्सर्जित की और उसमें से कृतज्ञता से भरी एक प्राचीन आवाज़ निकली। हा जियाओ मिंग, मैं आपकी महान दयालुता के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको भविष्य में मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो बस इतना ही कहिएगा। जियाओ मिंग ने अपने हाथ की एक लहर के साथ दवा के बर्तन को दूर धकेल दिया और परिचित आवाज़ सुनकर हंसा। आपको इतना विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है वरिष्ठ याओ, क्या ये कुछ ऐसा नहीं है जिसका मैंने आपसे कुछ समय पहले वादा किया था? याओ तियान हुओ कुछ कहने ही वाला था कि अचानक बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। ये सुनकर याओ तियान हुओ ने तुरंत अपने शब्दों को निगल लिया। वरिष्ठ याओ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरे साथी ही होंगे जो वापस आ गए हैं। मैं बाद में उनसे आपका परिचय करवाऊंगा, जियाओ मिंग ने कहा। जियाओ यी जियान और किंगलिन से याओ तियान हुओ को छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। याओ तियान हुओ को लड़कियों से मिलवाने से उन्हें यह भी नहीं लगेगा कि जियाओ मिंग के अलावा आंगन में कोई और आदमी नहीं है और अनचाही घटनाएं घटेंगी। भविष्य में जियाओ मिंग का इरादा याओ तियान हुओ को हर समय अपने साथ रहने देने का नहीं था, बल्कि वह उसे समय समय पर अपने आप घूमने देगा। हे, जब ऐसा है तो मैं भी पहले खुद को दिखाऊंगा, कहीं ऐसा न हो कि मैं दूसरे पक्ष को डरा दूं। याओ तियान हुओ ने रिंग से बाहर निकलते हुए मुस्कुराया। महम, जियाओ मिंग ने कमरे का दरवाज़ा धक्का देकर बाहर निकलने से पहले थोड़ा सिर हिलाया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, जियाओ मिंग पर उत्साह की लहर छा गई। दालान में कदम रखते ही आखिरकार उसकी नज़र उस महिला पर पड़ी जिसका वह बेसब्री से एक बार फिर से इंतज़ार कर रहा था। वह वहाँ खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, उसके लंबे बैंगनी बाल उसकी पीठ पर झूल रहे थे और उसकी हरी आंखें उतनी ही खूबसूरत थीं जितनी उसे याद थीं। उसके पास पहुँचते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जियान, बहुत समय हो गया है, जियो मिंग ने उसे कमर से गले लगाते हुए कहा। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम। जब वह बोल रहा था, जियो यी जियान भावनाओं से अभिभूत थी, उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। वह उसे बहुत याद कर रही थी और एक बार फिर उसकी बाहों में जकड़े रहना उसके दिल की सबसे बड़ी इच्छा थी। उसने उसे गर्दन से कसकर गले लगाया और उसे देखा, उसकी आवाज़ भावनाओं से भरी हुई थी। जियो मिंग, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, जियो यी जियान ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे ही जियो मिंग उसके होठों से मिलने के लिए झुका। उनका पुनर्मिलन जोश, लालसा और प्यार से भरा था। जब वे गले मिले, याओ तियान हुओ, जो जियो मिंग के पीछे खड़ा था, दोनों के बीच स्पष्ट स्नेह को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि वह सिर्फ एक साथी से बढ़कर है न? याओ तियान हुओ ने चंचल स्वर में सोचा। अध्याय 214, जियान उभरता है। जियाओ यी जियान के पीछे किंगलिन भी आंगन में प्रवेश करती है और जब उसने जियाओ मिंग को देखा तो उसके चेहरे पर जियाओ यी जियान के समान भाव दिखाई देते हैं जो प्यार और लालसा से भरा हुआ है। जैसे ही वह पास जाना चाहती थी, वह रुक गई और अपनी बहन जियानिर को अपने यंग मास्टर की बाहों में देखा और थोड़ी ईर्ष्या उसकी निगाहों में झांकने से खुद को नहीं रोक पाए। हालांकि उसकी ईर्ष्या विशेष रूप से जियाओ यी जियानर के प्रति नहीं थी, बल्कि इस तथ्य के प्रति थी कि वह जियाओ मिंग की बाहों में उसी तरह नहीं हो सकती थी जिस तरह वह थी। आखिरकार उसने भी उसे बहुत याद किया था। जियाओ यी जियान के नर्म चेरी रंग के होठों को चूमने के बाद जब उसने उसके बैंगनी बालों को सहलाया तो जियाओ मिंग ने उसके बारे में कुछ अलग देखा। जियानिर, क्या तुम एक डू पूर्वज बनने के लिए आगे बढ़ी हो? उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा। एमिम, 2 सितारा डू पूर्वज। जियाओ यी जियान ने अपना चेहरा उसके सीने से सटाया और फिर उसकी ओर देखा और एक प्यारी अभिव्यक्ति के साथ पुष्टि की। मेरा जियानर वास्तव में अद्भुत है। जियाओ यी जियान को अपने सीने से लगाए हुए जियाओ मिंग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ने से पहले फॉलन हॉट फ्लेम को पकड़ने और भस्म करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, जबकि जियाओ यी जियान केवल साधारण साधना के आधार पर उससे अधिक उन्नत स्तर तक पहुंच गई थी। इसलिए कोई कल्पना कर सकता था कि उसकी विशेष काया कितनी राक्षसी थी, और यह कोई आश्चर्य नहीं था कि बड़ी ताकतें विशेष रूप से विशेष काया वाली प्रतिभाओं को ढूंढना पसंद करती थीं। जियाओ यी जियान ने जियाओ मिंग की प्रशंसा के शब्दों को सुनकर खुद को खिलखिलाकर हंसने से नहीं रोक पाए। वह जानती थी कि उसकी विशेष काया उससे उच्च स्तर तक पहुंचने की क्षमता में एक प्रमुख कारक थी। ऐसा नहीं है कि तुम मेरी काया को नहीं जानते, उसने चंचलता से कहा। जब तक जहरीली जड़ी बूटियों की आपूर्ति पर्याप्त है, तब तक मेरे लिए कोई अड़चन नहीं होगी। इसके अलावा पिछले साल मुझे कई ऐसे अवसर भी मिले हैं जिनसे मुझे और भी बेहतर बनने में मदद मिली।
तुम लड़कियां इन दिनों यहाँ नहीं थी, क्या तुम बाहर से वापस आए हो? जियाओ मिंग मुस्कुराया और जियाओ यीजियान की ताकत के सवाल पर और अधिक ध्यान नहीं दिया, इसके बजाय उसने अन्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया। ये सही है, किंग लिन ने 5 सितारा डू स्पिरिट को तोड़ दिया है, इसलिए मैं उसे अन्य लोगों के खिलाफ कुछ युद्ध का अनुभव लेने के लिए ले गया, जैसा कि आपने हमेशा वास्तविक युद्ध के अनुभव के महत्व पर जोर दिया है। जैसे ही उसने ये कहा, जियाओ यीजियान ने जियाओ मिंग से अपनी एक भुजा छोड़ी और अपनी बहन को पास आने का इशारा किया। ये देखकर किंगलिन आज्ञाकारी ढंग से आगे बढ़ी और घबराई हुई नज़रों से जियाओ मिंग की ओर देखने लगी। जैसे ही वह पास आई, जियाओ मिंग को आश्चर्य हुआ कि वह कितनी बड़ी हो गई है। पिछले 1 साल में उसका शरीर बहुत विकसित हो गया था और अब वह जियाओ यीजियान से थोड़ी ही छोटी थी और उसके शरीर के अनुपात उसकी उम्र के अन्य लोगों की तुलना में अधिक परिपक्व थे। किंगलिन ने भी कड़ी मेहनत की है। किंगलिन की घबराहट देखकर जियाओ मिंग ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उसके हरे बालों को सहलाया और उसकी प्रशंसा की। वह देख सकता था कि उसने अपनी साधना में बहुत प्रयास किया है और उसे अपनी प्रगति पर गर्व है। उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी आंखों में शर्म और खुशी के मिश्रण के साथ उसे देखा। धन्यवाद यंग मास्टर, किंगलिन ने कड़ी मेहनत जारी रखने का वादा किया है, उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। ये कहने के बाद किंगलिन अपनी पिछली स्थिति में वापस आ गई। जियाओ मिंग के पीछे के बुजुर्ग के बारे में अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। वह अपनी बहन जियानर और अपने यंग मास्टर के बीच की मीटिंग में बाधा नहीं डालना चाहती थी और इसलिए उसने अपनी पूछताछ को अपने तक ही सीमित रखने का फैसला किया। थोड़ी देर तक एक दूसरे से लिपटे रहने और एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करने के बाद जियाओ यीजिया ने आखिरकार जियाओ मिंग के पीछे खड़े याओ तियानहुओ को देखा। वह तुरंत जियाओ मिंग की ओर देखने के लिए मुड़ी और हैरान चेहरे के साथ पूछा, ये सीनियर कौन है? वह एक सीनियर है जिससे मैं मैग्मा वर्ल्ड में संयोग से मिली थी, उसे वेनेरेबल तियानहुओ कहते हैं। जियाओ मिंग ने जवाब दिया और जियाओ यीजिया का हाथ थाम लिया और उसका परिचय भी कराया। वेनेरेबल, ये सुनकर जियाओ यीजिया थोड़ा हैरान हुई। जियाओ क्यूई महाद्वीप में केवल एक डू वेनेरेट को ही वेनेरेबल की उपाधि दी जा सकती है। जियाओ मिंग द्वारा उसका इस तरह से परिचय कराने का मतलब था कि उसके सामने खड़ा एल्डर एक डू वेनेरेट था। हा, छोटी बच्ची, हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बूढ़ा आदमी अब सिर्फ एक आत्मा शरीर है। हो सकता है कि मुझे भविष्य में जियाओ मिंग के साथ तुम्हारी अंतरंगता में खलल डालना पड़े, इसलिए मैं पहले से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जियाओ मिंग की वजह से याओ तियानहुओ ने एक दयालु चेहरा दिखाया और थोड़ा मजाक भी किया। जियाओ यीजियान का चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे से कहा, वरिष्ठ याओ, जब से जियाओ मिंग तुम्हें वापस लाया है तब से परेशान करने जैसी कोई बात नहीं है। हम तुम्हें यहाँ पाकर खुश हैं। वह समझ गई कि याओ तियानहुओ सिर्फ मजाक कर रहा था और वह उसे असहज महसूस नहीं कराना चाहती थी। उसे जियाओ मिंग के फैसले पर भरोसा था और उसे एहसास हुआ कि अगर उसने याओ तियानहुओ को वापस लाया है तो इसके पीछे कोई वाजिब वजह रही होगी। ये देखकर कि दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया है, जियाओ मिंग ने किंग लिन को फिर से पास आने का इशारा किया। वरिष्ठ याओ, ये किंग लिन है, वह ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स की स्वामी है। जियाओ मिंग ने परिचय कराया। किंग लिन आदरणीय तियानहुओ का अभिवादन करती है। किंग लिन ने याओ तियानहुओ का आज्ञाकारी ढंग से अभिवादन किया, सम्मान के संकेत के रूप में अपना सिर थोड़ा झुकाया। ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स, इस छोटी लड़की को थोड़ी किस्मत मिली है। याओ तियानहुओ ने अपनी आवाज़ में आश्चर्य के संकेत के साथ टिप्पणी की। उन्होंने अज्ञात वर्षों तक महाद्वीप की यात्रा की थी और निस्संदेह इस प्रकार के शरीर के बारे में सुना था। यह एक दुर्लभ और शक्तिशाली विशेष शरीर है। यह उसके दिमाग में कभी नहीं आया कि भले ही जियाओ मिंग एक राक्षसी प्रतिभा थी, लेकिन वास्तव में उसके पास इस तरह की प्रतिभा होगी। इस बारे में बात करते हुए, चूंकि इस छोटी लड़की के पास एक विशेष काया थी, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि जियाओ मिंग के बगल में रहने वाली डू पूर्वज लड़की भी वैसी ही होगी? इस बारे में सोचते हुए याओ तियानहुओ ने पूछा, इस छोटी लड़की जियाओ यीजियान के पास भी किसी तरह की विशेष काया है न? अन्यथा मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई और है जो इतनी कम उम्र में आपके जैसे डू पूर्वज को तोड़ सकता है। जियाओ मिंग, वरिष्ठ याओ सही कह रहे हैं, जियानेर के पास भयानक जहर शरीर है। बुरी जहर शरीर? आदरणीय तियानहुओ की आवाज़ में थोड़ी हैरानी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने जीवन में दूसरी बार इस शरीर को देख पाऊंगा, ये वास्तव में सौभाग्य की बात है। हालांकि डू पूर्वज तक पहुंचने के बाद द वोफुल पॉइजन बॉडी हमेशा फटने की कगार पर होती है, लेकिन आपकी ये दोस्त ऐसी नहीं लगती। और उसके बाल सफ़ेद रंग में नहीं बदले जो कि द वोफुल पॉइजन बॉडी के फटने के बाद होता है। ये वास्तव में अजीब है। क्या सीनियर याओ द वोफुल पॉइजन बॉडी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं? जियो यीजियान ने मुस्कुराते हुए अपने अंतर्ज्ञान से पूछा। ओह, द वोफुल पॉइजन बॉडी, अच्छा, यह एक बहुत प्रसिद्ध नाम है। पिछली पीढ़ी में कौन इसके बारे में नहीं जानता होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। याओ तियानहुओ ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, आम लोगों के लिए मेरे जितना जानना संभव नहीं है।
उस समय मेरा एक मित्र भी था जिसके पास विषैला शरीर था। उस समय मैंने उसके लिए एक सीलिंग विधि बनाई थी। ये सील केवल एक बार ही जारी की जा सकती थी और अधिकतम 3 वर्षों तक ही चल सकती थी। 3 वर्षों के बाद भी मुझे विषैले शरीर को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं मिला, इसलिए वाक्य के अंत में याओ तियान हुओ अपने सिर को हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। वह थोड़ा उदास लग रहा था। अपनी भावनाओं को शांत करने के बाद याओ तियान हुओ ने कहा, यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो मैं आपको सीलिंग विधि बता सकता हूँ। यह आवश्यक नहीं होगा, जियानर के विषैले शरीर को पहले ही नियंत्रित किया जा चुका है। जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, ओह, आपने ऐसा कैसे किया? याओ तियान हुओ उसके शब्दों पर चकित था। वह जानता था कि विषैले शरीर को हल करना कितना मुश्किल था। नीदर पॉइजन फ्लेम को भस्म करके ये स्वर्गीय फ्लेम विषाक्त पदार्थों को नियंत्रित करने में सक्षम है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नेदर पॉइजन फ्लेम का ऐसा प्रभाव होगा। मुझे लगता है कि लपटों के साथ खेलना मेरा जीवन बर्बाद कर गया। अफसोस, अगर मैं उस समय यह विधि खोज पाता तो वह मर नहीं जाता। वरिष्ठ याओ, अपने आप को दोष न दें। आखिरकार आपने तब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, है न? जियाओ मिंग ने उसे सांत्वना दी। आपने जो कहा है वह भी सच है। याओ तियान हुओ ने अपना सिर हिलाया और फिर कहा, चूंकि आपके छोटे साथी के पास शोकपूर्ण विष शरीर है, इसलिए मैं अपने दोस्त को उसके लिए एक उत्तराधिकारी खोजने में मदद करूंगा। मेरे पास 4D तकनीकें हैं जो उसने मेरी स्टोरेज रिंग में छोड़ी हैं, इसलिए मैं उन्हें आपको दे दूंगा। ये कहने के बाद याओ तियान हुओ के हाथ पर सफ़ेद रोशनी की एक चमक उठी और कुछ बैंगनी रंग के स्क्रॉल दिखाई दिए। फिर उसने किंग लिन की ओर देखा और एक हरे रंग की अंगूठी निकाली और उसमें अपनी उंगलियां चलाते हुए उसने कहा, यह अंगूठी कुछ ऐसी है जो मुझे डूसेंट खंडहर में मिली थी। इसका ध्यान में साधना को तेज करने का प्रभाव है। यह अब मेरे लिए उपयोगी नहीं है। छोटी मिस किंग लिन, यह आपके लिए है। आदरणीय तियान हुओ द्वारा दिए गए खजाने निस्संदेह बहुत मूल्यवान और उपयोगी थे, और जियो मिंग की स्वीकृति के साथ जियो यी जियान और किंग लिन ने आदरणीय तियान हुओ को धन्यवाद देने के बाद उनसे खजाने को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया। बहुत अच्छा, आपस में बातें करते रहो। ये बूढ़ा आदमी अब तुम्हारी मीटिंग में खलल नहीं डालेगा। याओ तियान हुओ ने अपनी सफ़ेद रिंग में प्रवेश करने और जियाओ मिंग के कमरे में लौटने से पहले एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। याओ तियान हुओ के जाने के बाद जियाओ मिंग, जियाओ यी जियान और किंग लिन ने एक साथ क्वालिटी टाइम बिताना जारी रखा। वे हंसे। इस साल उन्होंने क्या किया और भविष्य के लिए उनकी योजनाओं के बारे में बात की। बातचीत के दौरान जियाओ मिंग जियाओ यी जियान के प्रति अपने स्नेह को प्रदर्शित करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसका हाथ पकड़ लिया, उसके बालों से खेला और कभी कभी उसके माथे पर चुंबन दिया। ये सभी छोटे छोटे इशारे प्यार और देखभाल से भरे हुए थे। वह उसके पास झुक गई, उसके स्पर्श की गर्माहट को महसूस कर रही थी। किंग लिन समय समय पर उसे प्यार से देखती थी और कभी कभी वह उसके करीब झुकने की हिम्मत जुटाती थी, उसके आलिंगन में आराम की तलाश करती थी और उसके गाल पर चुंबन देती थी। बातचीत के दौरान माहौल सहज और सामंजस्यपूर्ण बना रहा। तीनों सहज महसूस कर रहे थे और एक दूसरे की संगति का आनंद ले रहे थे। उसके बाद एक और दिन बीत गया और अपने गुरु एल्डर हुओ से मिलने के बाद, और जैसे ही वह उनके आंगन में पहुंचा, उसने महसूस किया कि आंगन हिंसक रूप से हिलने लगा है। इस अचानक कंपन ने जियाओ मिंग को चौंका दिया और तुरंत उसकी नज़र जी यान के कमरे पर गई, जहां एक बैंगनी रोशनी चमक रही थी। क्या वह पहले से ही टूटने वाली है? इस अचानक दृश्य को देखकर जियाओ मिंग ने एक मुस्कान खींची। शोरगुल को भांपते हुए किंग लिन, जियो यी जियान, साथ ही याओ तियान हुओ छोटे से आंगन के कमरे में दिखाई दिए। जियो मिंग, क्या बहन जी यान पहले ही बाहर आ चुकी है? जी यान के कमरे से निकलती चमक को देखकर जियो यी जियान थोड़ा हैरान हुआ। जी यान के कमरे में प्रवेश करने से पहले जियो मिंग ने थोड़ा सिर हिलाया। उसके ठीक पीछे जियो यी जियान भी था। जबकि याओ तियान हुओ और किंग लिन ने एक दूसरे को देखा और अंदर न जाकर बाहर इंतजार करने का फैसला किया। अध्याय 215, मोहक जी यान। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, जियाओ मिंग और जियाओ यी जियान ने बैंगनी प्रकाश कोकून को एक चमकदार रोशनी के साथ फूटते देखा। जैसे जैसे कोकून पर रोशनी और अधिक तीव्र होती गई, अंत में एक सूक्ष्म का चा ध्वनि सुनाई दी। तुरंत कोकून में छोटी छोटी दरारें खुल गईं और दरारों के माध्यम से शानदार बैंगनी प्रकाश की अनगिनत धाराएं निकल आईं। दरारें और अधिक से अधिक होती गईं और अंत में कोकून का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूट गया, और जैसे ही पहला टुकड़ा गिरा, कोकून फट गया जैसे कि एक चेन रिएक्शन में, और बैंगनी प्रकाश का एक स्तंभ आकाश की ओर फट गया, अंत में छत को तोड़कर इन अकादमी में कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। यह उतार चढ़ाव क्या है? क्या इन अकादमी में किसी तरह का खजाना पैदा हो रहा है? प्रकाश का ये स्तंभ उस प्रकाश की गोली के समान है जो एल्डर जियाओ मिंग द्वारा छठी स्तरीय गोलियों को परिष्कृत करने पर प्रकट हुई थी, लेकिन ये थोड़ा अलग प्रतीत होता है। जिन लोगों ने प्रकाश के स्तंभ को देखा, उन्होंने इसके बारे में बात की और कई छात्र इसे तलाशने भी जाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रकाश का स्तंभ जिस क्षेत्र से उत्पन्न हुआ था वह एल्डर जोन था, तो उन्होंने तुरंत अपने कदम रोक दिए।
वहाँ कई एल्डर रहते थे, इसलिए यदि वे बिना किसी कारण के अंदर प्रवेश करते तो एल्डर उन्हें देख लेते तो उन्हें दंडित किया जाता। छात्र तलाश करने नहीं गए और एल्डर भी नहीं गए, क्योंकि उन्होंने प्रकाश के उस स्तंभ में जियान की आभा को महसूस किया। ये स्पष्ट था कि यह छोटी लड़की जियान एक सफलता हासिल करने वाली थी, इसलिए अगर वे वहां गए तो देखने के लिए कुछ भी नहीं था। जियान के कमरे के अंदर जियाओ मिंग बैंगनी प्रकाश के विशाल स्तंभ को ध्यान से देख रहा था। अपनी गहरी दृष्टि से वह अंदर की आकृति को मुश्किल से देख पा रहा था। जैसे जैसे प्रकाश धीरे धीरे कम होता गया, आकृति स्पष्ट होती गई और अंततः पूरी तरह से प्रकट हो गई। जो आकृति उनके सामने आई वह पूरी तरह से नग्न थी। उसके शरीर पर बैंगनी रंग की रोशनी थी जो उसे एक आकर्षक रूप दे रही थी। उसके लंबे रेशमी बैंगनी बाल उसकी पीठ से नीचे और उसके सुडौल नितंबों पर झर रहे थे, जिससे उसका शरीर उस छोटी युवा लड़की से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था जिसे वे कभी जानते थे। जैसे ही जियाओ मिंग और जियाओ यीजियान ने अपने सामने खड़ी महिला के चेहरे को देखा, वे खुद को परिचित महसूस करने से रोक नहीं पाए। यह जियान थी जो अब पूरी तरह से विकसित और रूपांतरित हो चुकी थी। क्या ये जियान है? जियाओ यीजियान का चेहरा चौंक गया क्योंकि उसने आकर्षक रूप से परिपक्व आकृति वाली इस लड़की को देखा। यह विश्वास करना कठिन था कि जियान अपनी सफलता के बाद इतनी आकर्षक महिला में बदल जाएगी। उसे याद आया कि कैसे जियान ने उल्लेख किया था कि उसकी सफलता के बाद उसका रूप काफी बदल जाएगा, और अब वह उन शब्दों में सच्चाई देख सकती थी। जियान, जो अभी अभी प्रकाश के स्तंभ से उभरी थी, आलस्य से खींची हुई थी, जिससे उसके पहले से ही आकर्षक वक्र और भी अधिक उभर आए। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं और जियाओ मिंग और जियाओ यीजियान को देखा, उसके दिल में एक धड़कन महसूस हुई, क्योंकि जियाओ यीजियान ने पहले जो कहा था कि वह जियाओ मिंग की रुचि के लिए बहुत छोटी है, उसकी यादें उसके दिमाग में वापस आ गईं। कुछ पलों की तैयारी के बाद उसने एक पोज बनाया और जियाओ मिंग की ओर एक शर्मीली नज़र डाली। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी। जियाओ यीजियान के बगल में जियाओ मिंग ने उसके प्यारे प्रयास को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हालांकि जियान की शक्ल बदल गई थी, उसका व्यक्तित्व वही रहा। जियाओ यीजियान अवाक रह गई और जल्दी से आगे बढ़ी, अपने स्टोरेज रिंग से कपड़ों का एक सेट निकाला और जियान के शरीर पर रख दिया ताकि उसके महत्वपूर्ण स्थानों को ढक सके, और गुस्से में कहा, क्या तुमने अभी तक कपड़े पहनने के बारे में नहीं सोचा है? जियाओ मिंग की आंखें बाहर निकलने वाली हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जियाओ मिंग ने अपना सिर झुकाया और बुदबुदाया, लेकिन जियान का फिगर वाकई शानदार है। जियाओ यीजियान ने जियान को उसके कपड़े पहनाने का काम अभी पूरा ही किया था कि जियान का शरीर कांपने लगा। अचानक उसके शरीर से एक अजीब हरा आभा निकला और उसके प्रभाव में जियान का शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा। कुछ ही सांसों में लंबी और कामुक सुंदरता एक छोटी और नाजुक दिखने वाली लड़की में बदल गई। जियान के परिवर्तन से स्तब्ध जियाओ यीजियान हैरान और फिर से अवाक रह गया। जियाओ मिंग ने जियान के परिवर्तन को देखते हुए एक हंसी निकाली। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, छठे रैंक पर उसकी सफलता शरीर परिवर्तन घास की औषधीय शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जियान भी उसके अचानक हुए बदलाव से हैरान थी, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर अपने पिछले छोटे रूप में वापस आ गया है, उसकी भौहें निराशा में सिकुड़ गईं। उसने जियाओ मिंग को घूर कर देखा, जो उसकी दुर्दशा का आनंद ले रहा था, और गुस्से में उसके चेहरे पर पंजे मारने से खुद को रोक नहीं सका। जियाओ मिंग ने धीरे से उसके सिर पर थपथपाया और कहा, शांत हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भविष्य में कोई परिवर्तन की गोली नहीं दूंगा और तुम्हें हमेशा छोटी ही रहना पड़ेगा। जियान ने अपने हाथों से अपना सिर ढांकते हुए मुंह बनाया। उसने जो ओवरसाइज्ड ड्रेस पहनी हुई थी उस पर नजर डालते हुए उसने बड़बड़ाते हुए कहा, उफ, वह लानत वाली बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं इसे कभी नहीं लेती। जियाओ यीजियान उसके करीब गई और उसके गुलाबी छोटे चेहरे पर चुटकी काटते हुए हंसी, मुझे लगता है कि तुम इस तरह से बेहतर दिखती हो, तुम बहुत प्यारी हो। अरे, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि जियाओ मिंग परिपक्व शरीर पसंद करती है। जियान ने अपनी बैंगनी डबल पोनीटेल हिलाई, इस भाव के साथ कि जियाओ यीजियान उससे इसे छिपा नहीं सकती। बहुत पहले जियाओ यीजियान ने उससे कहा था कि वह बहुत छोटी है, और अब वह कह रही थी कि छोटा होना बेहतर है। वह उस चाल में नहीं फंसने वाली थी। वह तब तक इंतजार करेगी जब तक वह बड़ी नहीं हो जाती, और फिर जियाओ मिंग की बाहें फिर से उसकी हो जाएंगी। जियान के बालों को सहलाते हुए जियाओ मिंग ने जियाओ यीजियान से कहा, उसका मन बदलने की कोशिश मत करो। जियान की बड़ी होने की इच्छा लंबे समय से चली आ रही है, उससे यह उम्मीद करना उचित नहीं होगा कि वह इसे आसानी से छोड़ देगी। चिंता मत करो, मैं अब 7वीं कक्षा की गोलियां परिष्कृत कर सकती हूँ। भविष्य में जब मेरी गोली शोधन कौशल में सुधार होगा तो मैं तुम्हें एक परिवर्तन गोली परिष्कृत करने में मदद करूंगी। ये वाक्य जियान की ओर निर्देशित था। हाँ, जियान तुरंत उत्साहित हो गई। तो तुम्हें सुडौल आकृतियां पसंद हैं?
जियाओ यी जियान ने अपने शरीर को देखा और आकर्षक होने के बावजूद उसे एहसास हुआ कि जियान के पिछले फिगर की तुलना में इसमें अभी भी कुछ कमी है। तुम इस पर क्यों अड़े हुए हो? उसकी टिप्पणी पर जियाओ मिंग ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। मैं पहले बाहर जा रही हूँ। जियान को कपड़े पहनने में मदद करो, तुम्हारे कपड़े उसके लिए बहुत बड़े हैं। ये कहने के बाद जियाओ मिंग कमरे से बाहर चली गई। जियाओ यी जियान ने जियाओ मिंग की पीठ को देखा और मन ही मन और भी ज्यादा निश्चित हो गई कि जियाओ मिंग को सुडौल शरीर पसंद है। मुझे अब से ज्यादा पौष्टिक खाना खाना चाहिए। ... कमरे के बाहर आदरणीय तियान हुओ गायब हो गए थे और उनकी जगह प्रथम एल्डर सुकियान थे जो गोल पत्थर की मेज के सामने बैठे थे। इस बीच किंगलिन ने घबराते हुए सुकियान के लिए एक कप चाय डाली और फिर एक तरफ खड़ी हो गई। चाय की चुस्की लेने के बाद सुकियान ने जियाओ मिंग की तरफ देखा। प्रथम एल्डर, आप जियान को देखने आए हैं, है न? वह एक पल में बाहर आ जाएगी। मेज पर पहुंचकर जियाओ मिंग बैठ गए और बोले, हे ठीक है, मैं उसके बाहर आने का इंतजार करूंगा। सुकियान हंसे, फिर सहजता से बोले, लेकिन ये चाय भी एक सुखद आश्चर्य है। ये स्वादिष्ट है। आपको ये कहाँ से मिली? जियाओ मिंग मुस्कुराए और जवाब दिया, मैंने इसे संयोग से प्राप्त किया है। यह एक दुर्लभ खोज है। वह ये नहीं कहेगा कि उसे ये किसी सिमुलेशन में मिली है। अध्याय 216, एक वर्ष के बाद सिमुलेशन। एक बार जियान तैयार हो जाए तो क्या तुम फिर से जाने की योजना बना रहे हो? सुकियान ने जियाओ मिंग की ओर देखा, जिसने ये सुनकर आश्चर्यचकित भाव प्रकट किया था, और थोड़ा मुस्कुराया। क्या तुम उत्सुक हो कि मुझे कैसे पता चला? जियाओ मिंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। तुम्हें एक जगह पर बहुत लंबे समय तक रहना पसंद नहीं है। जब से तुम डुकिंग में घुसे हो तुम हर समय बाहर यात्रा करते रहते हो, और जब तुम अकादमी में वापस आते हो तब भी तुम लंबे समय तक नहीं रहते। अब जबकि तुम अकादमी में 1 साल से रह रहे हो तो तुम पहले से ही जाने के बारे में सोच रहे हो, है न? सुकियान ने हंसते हुए कहा, हे तुम अभी भी एक अच्छे पर्यवेक्षक हो प्रथम एल्डर। ये सही है, 2 दिनों में मैं कुछ मामलों की देखभाल करने के लिए जियाओ कबीले में वापस जाऊंगा। उसके बाद मैं महाद्वीप के चारों ओर यात्रा करना शुरू करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई व्यक्ति भूपूर्व क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे एक चरण में आगे बढ़ने के लिए अक्सर वर्षों या दशकों तक कठिन साधना करनी पड़ती है। इसलिए यदि मैं यात्रा करता हूं तो मुझे कुछ अवसर मिल सकते हैं, जियाओ मिंग ने कहा। सच कहूं तो जियाओ मिंग की बहुत अधिक महत्वाकांक्षाएं नहीं थीं। वह बस शीर्ष पर खड़ा होकर दृश्य की प्रशंसा करना चाहता था। दृश्य की प्रशंसा करते समय सबसे अच्छी बात यह थी कि उसके साथ करीबी लोग हों। उस समय वह अपने आसपास मूर्खों द्वारा परेशान नहीं होना चाहता था, और ताकत इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का सबसे सीधा तरीका था, और यह जुबानहुआन दुनिया में एकमात्र सत्य भी था। इसलिए शीर्ष पर होने के लिए उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ाने की ज़रूरत थी, और सबसे प्रभावी चीज़ जो वह कर सकता था वह था बाहर जाकर अवसरों की तलाश करना। सिम्युलेटर से प्राप्त संसाधनों के साथ धीरे धीरे बढ़ना भी कोई बुरा तरीका नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से जियाओ मिंग एक महान साहसी व्यक्ति भी था। जबकि ऐसे लोग थे जो एक क्षेत्र में रहकर अपने आराम क्षेत्र में रह सकते थे, जियाओ मिंग उस तरह का व्यक्ति नहीं था। दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होते थे जो एक से ज्यादा ताकतवर होते थे। क्या ये कारण अब बाहर न निकलने के लिए पर्याप्त था? एक डू पूर्वज की ताकत और 7वें दर्जे के कीमियागर की पहचान पहले से ही उसके लिए डू क्यूई महाद्वीप में रहने के लिए पर्याप्त थी। स्वाभाविक रूप से मुझे पता है, और मैंने आपको रोकने के लिए ऐसा नहीं कहा। आखिरकार युवा लोगों को रोमांच अधिक पसंद होता है। मैं केवल यही उम्मीद करता हूं कि आप भविष्य में जियान को सेंट्रल प्लेन्स ले जा सकें। सेंट्रल प्लेन्स बहुत विशाल है और सभी प्रकार की जातियों को एक साथ लाता है। आपको जियान की उत्पत्ति वहां मिल सकती है। मैं जाऊंगा, जियाओ मिंग ने जवाब में सिर हिलाया। फर्स्ट एल्डर को उससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वह उसे समय आने पर सेंट्रल प्लेन्स ले जाएगा। जियान के कमरे से बाहर आने से पहले दोनों ने थोड़ी और बातचीत की। जियान को उसकी सफलता के बाद देखकर और यह महसूस करते हुए कि वह अभी भी एक छोटी लड़की की तरह दिखती है, सुकियान, जो जानता था कि जियान हमेशा बड़ा होना चाहता था, मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा और जल्दी से चला गया। सुकियान के जाने के बाद जियाओ मिंग ने जियान के साथ अपनी योजनाओं पर चर्चा की, और यह सुनकर कि वे फिर से जियामा साम्राज्य की यात्रा करेंगे, जियान तुरंत उत्साहित हो गया। जियाओ यी जियान को पहले से ही इस योजना के बारे में पता था, इसलिए उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, और केवल किंगलिन ही नाराज थी क्योंकि जियाओ मिंग का उसे अपने साथ ले जाने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि जियाओ मिंग ने पहले से ही उसके साथ इस बारे में चर्चा की थी और उसे लाड़ प्यार भी दिया था। मुआवजा, इसलिए उसने इस समय कुछ नहीं कहा। जियाओ मिंग इसमें मदद नहीं कर सकता था। किंगलिन की वर्तमान ताकत के साथ ये बेहतर होगा कि वह अकादमी में रहना जारी रखे। यहाँ ताकत का मतलब युद्ध शक्ति नहीं था, क्योंकि उस स्थिति में किंगलिन के 5वें दर्जे के जादुई जानवर को ध्यान में रखा जाएगा। जियाओ मिंग जिसका उल्लेख कर रहा था वह किंगलिन का अपना साधना क्षेत्र था।
हालांकि किंगलिन का अपना क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा था, फिर भी वह अभी भी केवल एक डू स्पिरिट थी, इसलिए इन अकादमी में साधना करना उसके लिए तेजी से सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त था। उसे अपने साथ ले जाने का सबसे अच्छा समय तब होगा जब वह डू किंग क्षेत्र में पहुंचेगी और ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर में इतनी तेजी से सुधार नहीं करेगी। इस तरह किंगलिन जियाओमिंग के लिए एक बड़ी मदद होगी। आंगन के बाहर जियाओमिंग आराम से एक कुर्सी पर धूप सेंकते हुए लेटी हुई थी। आज उसके साथ ही जियाओ यीजियान, किंगलिन और जी यान खरीदारी करने गए थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे क्या खरीद रहे थे और उसने पूछने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि इससे वह भी उनकी खरीदारी यात्रा में घसीटा जाएगा। जियाओमिंग ने वह सफ़ेद घेरा भी छोड़ दिया था जहां आदरणीय तियानहुओ रहते थे अपने कमरे में। उसे हर समय अपने साथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी और याओ तियानहुओ ने इस बारे में अपनी समझ व्यक्त की थी। जैसे ही उसने सूरज को देखा, जियाओमिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और खुद से सोचा, इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि आसपास कोई नहीं है, मुझे इस क्षण का उपयोग अनुकरण करने के लिए करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूं, और अगर मैं अब ऐसा नहीं करता तो अवसर जल्द ही निकल जाएगा। अंत में उसने अपनी योजना पर अमल करने का फैसला किया। जियाओमिंग ने अपने मन में कहा, सिम्युलेटर। उसके आदेश के बाद एक अत्यंत यांत्रिक आवाज़ अचानक सुनाई दी। डिंग, ये पता चला है कि मेजबान के पास जीवन अनुकरण का अवसर है, क्या आप अनुकरण शुरू करना चाहते हैं? यह आवाज़ कानों को बहुत अच्छी लग रही है। एक पल के लिए आह भरने के बाद जियाओमिंग ने कहा, सिम्युलेटर शुरू करें। डिंग, सिमुलेशन की वर्तमान संख्या 1 है। सिमुलेशन शुरू होता है। दिन 1, आप छोटे से आंगन में बैठते हैं और धूप सेंकते हैं, सूरज की रोशनी गर्म है और आपको लगता है कि आपका जीवन काफ़ी शांतिपूर्ण है। दिन 2, आप अपने साथियों जी यान और जियाओ यीजियान को लेकर एमेथिस्ट विंगलान किंग की तलाश में जाते हैं और इसे देखने के बाद आपको पता चलता है कि एमेथिस्ट विंगलान किंग ने साल भर में अपनी ताकत में सुधार किया है, लेकिन काफ़ी नहीं। आप परिवर्तन की गोली को परिष्कृत करना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा करने की अपनी क्षमता में बहुत आश्वस्त नहीं हैं, इसलिए आप औषधीय जड़ी बूटियों को बर्बाद होने से बचाने के लिए थोड़ा इंतजार करने का फैसला करते हैं। दिन 3, आप दिन भर एमेथिस्ट विंगलान किंग की पीठ पर साधना करते हैं। दिन 4, सुबह जल्दी उठने के बाद जब आप कुछ समय एक गोली की रेसिपी पढ़ने में बिताते हैं तो जियाओ यीजियान आपके कमरे में प्रवेश करती है। आप उसकी अलौकिक सुंदरता को देखते हैं और उसे चूमने के लिए आगे बढ़ते हैं। दिन 12, आप वुटैन शहर पहुंचते हैं और आपका कबीला आपकी वापसी पर खुशियां मनाता है। कुछ बातचीत के बाद आपको पता चलता है कि आपका कबीला ताकतवर हो गया है और अब कबीले में और भी डू स्पिरिट्स हैं। दिन 13, कबीले के मुखिया जियाओ जान आपसे संपर्क करते हैं, जो आपको बताते हैं कि उनके बेटे का 3 साल का समझौता खत्म होने वाला है और वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है, इसलिए वह चाहते हैं कि आप उनके बेटे को बेहतर बनाने में मदद करें। दिन 14, आप एमेथिस्ट विंगलान किंग के बेटे छोटे एमेथिस्ट विंगलान के लिए एक हड्डी को मजबूत करने वाली 5वीं श्रेणी की गोली क्यूपिंगलार को परिष्कृत करते हैं। दिन 15, आपकी वापसी की खबर जियामा साम्राज्य की सभी बड़ी और छोटी सेनाओं में फैल जाती है और साम्राज्य की सबसे प्रतिष्ठित सेनाएं आपको अपने क्षेत्रों में आने के लिए आमंत्रित करने के लिए दूत भेजती हैं। दिन 25, आपने कबीले के लिए कुछ ऐसी गोलियां छोड़ दी जिनकी आपको ज़रूरत नहीं थी, पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल, युआन रिकवरी पिल और 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल। फिर आप जी यान और जियाओ यीजियान को एमेथिस्ट विंगलान किंग पर जियामा सेक्रेड सिटी ले गए। दिन 27, आप बर्फ सम्राट है बोडोंग से मिले, जो मितिर परिवार में लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे थे। 2 साल तक उनसे न मिलने के बाद आपने पाया कि उनकी ताकत में बहुत सुधार नहीं हुआ है। बोडोंग आपके आगमन को लेकर बहुत उत्साहित थे और जैसे ही आपने उनसे बात की, आपके आगमन की खबर पूरे जियामा पवित्र शहर में फैल गई। दिन 28, आपकी प्रसिद्धि में बहुत वृद्धि हुई है और आप जियामा साम्राज्य में अद्वितीय प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। दिन 35, आपने 6ठी स्तरीय गोली आध्यात्मिक रिकवरी पर्पल पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया है। दिन 47, आपने अपनी स्टोरेज रिंग से स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर का एक दाना निकाला और जी यान की उलझन भरी निगाहों के नीचे उसे ध्यान से देखा। अध्याय 217, सम्राट की धारा का गूदा। दिन 50, आप अपने रिश्तेदार जियाओ यान से मिलते हैं और पाते हैं कि कुछ वर्षों के प्रशिक्षण के बाद उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है, लेकिन आप इससे हैरान नहीं हैं। दिन 60, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के संप्रदाय नेता यूं आपसे मिलने आते हैं। दिन 70, 3 साल की अवधि आ गई है और विभिन्न कारणों से आप लड़ाई देखने के लिए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की यात्रा करते हैं। मिस्टी क्लाउड माउंटेन पर जहां संप्रदाय स्थित है, आप जियामा साम्राज्य के कई विशेषज्ञों को देखते हैं, जिनमें से सभी लड़ाई में बहुत रुचि रखते हैं। आप थोड़ा हैरान थे कि वे यहाँ थे क्योंकि आपने 3 साल पहले कबीले को इसके बारे में किसी भी बाहरी अफवाह को रोकने का आदेश दिया था।
अंत में आपको शर्मिंदा होकर समझाने के बाद नालन परिवार के पूर्व नेता ने आपको बताया कि एक शराबी नालन परिवार के अधीनस्थ ने इसे लीक कर दिया था। 3 साल की व्यवस्था की लड़ाई समाप्त होने के बाद एक और बड़ी लड़ाई हुई और टकराव के दौरान रानी मेडुसा, जो आपसे दुश्मनी रखती थी, और स्नैक पीपल जनजाति के ग्रैंड कमांडर दिखाई दिए। आपकी ताकत देखकर दूसरा पक्ष हैरान रह गया। दिन 71 आपको जियाओयान मिला और जैसा कि आपने योजना बनाई थी, आपने उससे एक ऐसे शरीर को परिष्कृत करने की विधि प्राप्त की जो मृतकों को पुनर्जीवित कर सकता है। दिन 95 आपका परिवार अच्छी तरह से बसा हुआ है, इसलिए आप जियामा साम्राज्य छोड़ने वाले हैं। जब आपने जियामा साम्राज्य की सीमा पर तत्काल स्थिति के बारे में सुना, आपने इस पर विचार किया और अंततः वहां चले गए। दिन 300 आप 10,000 स्नैक गॉज नामक स्थान से गुजरे, जहां आपका सामना डेमन स्नैक नामक एक जाति से हुआ जिसका रूप बहुत बदसूरत था। ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष ने आपको देखा था और आपके सुंदर चेहरे को देखकर वह बेहद ईर्ष्यालु हो गया। आपके बगल में सुंदरता को देखने के बाद वह और भी ईर्ष्यालु हो गया और एक डू सम्राट की ताकत के साथ आपका पीछा करना शुरू कर दिया। आपने इसे पाया और लापरवाही से उसे कुचल दिया। दिन 400 आपने एक उच्च श्रेणी की 7वीं स्तरीय गोली सैंड स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने का प्रयास किया। आप असफल रहे और जब आपने औषधीय कड़ाही से जड़ी बूटियों की राख को उड़ते हुए देखा तो आपको बहुत दर्द हुआ। दिन 671 आप घास के एक टुकड़े के पास से गुजरे और गलती से एक कैटरपिलर को रौंदकर मार डाला। कैटरपिलर की लाश को देखते हुए आपने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया क्योंकि आपका इरादा ऐसा नहीं था। ये सिर्फ इतना है कि दूसरा पक्ष बहुत कमजोर था और आपने ध्यान नहीं दिया। दिन 900 आपके और जियाओ यीजियान द्वारा चादरें हिलाने के बाद जियाओ यीजियान अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उसने आपको फिर से खींच लिया। दिन 1311 आप जियाओ यीजियान और किंगलिन एक साथ डू वेनेरेट खंडहर में प्रवेश कर गए। दिन 1312 आपने खंडहर के अंदर कोई हरकत नहीं की, जबकि जियाओ यीजियान और किंगलिन ने सभी दिशाओं में मारने का बीड़ा उठा लिया। दिन 1313 आपने 2 रंग की 8वीं स्तरीय गोली सोल रिकवरी पिल और थंडर विशेषता की एक हाई डीडू तकनीक 10,000 थंडर्स प्राप्त की। दिन 1898 आपकी आत्मा ने आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश किया। दिन 2333 आप पिल टॉवर में इतने प्रसिद्ध हो गए हैं कि आपको पिछले 100 वर्षों के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया है, लेकिन आपने वास्तव में इसकी परवाह नहीं की। दिन 2566 एक सुंदर और आकर्षक महिला डू पूर्वज अपनी बेटी के साथ आपके पास आए। वह चाहती थी कि आप उसकी बेटी को अपना पहला शिष्य स्वीकार करें, और हालांकि उसकी बेटी वास्तव में काफ़ी प्रतिभाशाली थी, आपने उसे गंभीरता से अस्वीकार कर दिया क्योंकि आप उसकी बेटी को स्वीकार करना उसका अंतिम लक्ष्य नहीं था। यह महिला आपके शरीर के लिए वासना करती थी। दिन 3333 गू कबीले का एक प्रतिनिधि आपके पास आया और दूसरे पक्ष ने आपसे बात की। पहले पिछले अपराध के लिए माफ़ी मांगी, फिर बहुत ही सूक्ष्मता से व्यक्त किया कि वे आपको स्वर्गीय मकबरे में प्रवेश करने देंगे जब तक आप उन्हें टूशे प्राचीन भगवान की जैद देते हैं। दिन 3650 एक सुंदर और आकर्षक महिला डू वेनेरेट आपको सम्राट की स्ट्रीम पल प्रदान करती है और इसे आपको देने की शर्त के रूप में वह आपके साथ एक गहरी बातचीत करना चाहती है, लेकिन आपके बगल में जियो यीजियान द्वारा उसे भगा दिया जाता है। सिमुलेशन का अंत। प्रतिभा आइटम का चयन। वर्तमान में उपलब्ध लेस देन 5वीं टियर की गोली क्यूपिंग लार ग्रेटर दैन लेस दैन एक कैटरपिलर लाश ग्रेटर दैन लेस दैन सम्राट की स्ट्रीम पल्प का एक हिस्सा ग्रेटर दैन। इन 3 विकल्पों को देखकर जियाओ मिंग की आंखों में उत्साह की एक चमक दिखाई दी। सम्राट की स्ट्रीम पल्प, वह इस तरह की चीज के प्रकट होने की उम्मीद कैसे कर सकता था? यह अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान था और प्राचीन पुस्तकों से परिचित होने के नाते जियाओ मिंग इसे अच्छी तरह से जानता था। ऐसा कहा जाता है कि ये दूर रात के आकाश में चंद्रमा के बहुत करीब पैदा हुआ था। कहानियों में कहा गया है कि जब ये पैदा हुआ था तो इसका आकार असंख्य जैतून और 10,000 सुनहरे धागों जैसा था जो दुनिया भर में फैले हुए थे, और अगर किसी को इसका सार मिल जाए तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी। हालांकि संख्या थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी क्योंकि सम्राट की स्ट्रीम पल्प बेहद दुर्लभ थी और इतने सारे का प्रकट होना असंभव था, लेकिन इसका प्रभाव कहानियों जैसा ही था। मनुष्यों और जादुई जानवरों दोनों के लिए यह एक बहुत अच्छा टॉनिक था क्योंकि इसमें चंद्रमा का सार था जो सदियों से अवशोषित किया गया था, और जब मनुष्यों द्वारा लिया जाता है तो यह उनकी ताकत में सुधार कर सकता है। जादुई जानवरों के लिए लुब्दी का उपयोग और भी अधिक स्पष्ट था क्योंकि यह उनके रक्तरेखा द्वारा लगाए गए सीमाओं को तोड़ सकता था और उन्हें मनुष्यों की तुलना में इसे अधिक कुशलता से अवशोषित करने की अनुमति देता था। जियो मिंग की वर्तमान ताकत के साथ ये सम्राट की स्ट्रीम पल्प उसके लिए एक सफलता बनाने के लिए उपयोगी थी। उसके आसपास के अन्य लोगों का तो कहना ही क्या। संक्षेप में, ये सम्राट की स्ट्रीम पल्प एक अच्छी चीज़ थी।
जहां तक कैटरपिलर लाश से शुरू होने वाले अन्य 2 विकल्पों की बात है, जियोमिंग ने इसे सीधे नज़रअंदाज कर दिया। 5वीं श्रेणी की गोली क्यूपिंग ब्लार कुछ जादुई जानवरों के लिए थी जो रैंक में बहुत अधिक ऊंचे नहीं थे, जिससे उन्हें विशेष रूप से अपने शरीर को बेहतर बनाने में मदद मिली। साथ ही उनकी ताकत भी ये सम्राट की स्ट्रीम पल्प के बराबर भी नहीं थी, इसलिए ये स्पष्ट था कि क्या चुनना है। मुझे उम्मीद है कि सम्राट की स्ट्रीम पल्प का ये हिस्सा काफ़ी बड़ा होगा, जियाओमिंग ने सोचा, क्योंकि सिम्युलेटर के पास दिए गए आइटम के अनुसार एक तरह की सीमा थी। कई बार अनुकरण करने के बाद भी जियाओमिंग को यह समझने में थोड़ी कठिनाई हुई कि सम्राट की स्ट्रीम पल्प का एक हिस्सा कितना था, क्योंकि उसने इसे पहले कभी प्राप्त नहीं किया था। चारों ओर देखने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई और नहीं है, जियाओमिंग ने अपने मन में कहा, सिम्युलेटर, मैं सम्राट की स्ट्रीम पल्प चुनता हूँ। जिस क्षण जियाओमिंग के शब्द निकले, उसकी आंखों के सामने आधा मीटर लंबा पारदर्शी सुनहरा गूदा दिखाई दिया। इसकी उपस्थिति ने ऊर्जा के उतार चढ़ाव का विस्फोट किया, लेकिन सौभाग्य से जियाओमिंग के हाथ इतने तेज थे कि उन्होंने इसे विशेष जेड बोतल में सील कर दिया, जिसे उसने उतार चढ़ाव को पूरी तरह से उत्सर्जित करने से पहले ही निकाल लिया था। हालांकि सम्राट की स्ट्रीम पल्प की उपस्थिति बहुत संक्षिप्त थी, फिर भी इसने आसपास की वनस्पति में कुछ ऊर्जा उत्सर्जित की। परिणामस्वरूप जो हरियाली पहले से ही बहुत हरी भरी थी, वह अचानक थोड़ी और बढ़ गई। ये देखकर जियाओमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, इस सम्राट की धारा के गूदे में सिर्फ इसकी बची हुई आभा से ही यह प्रभाव है। यह अपने नाम के अनुरूप है, और ये देखते हुए कि इसमें कितना है, मैं अकेला नहीं हूं जो इसका उपयोग करेगा। शायद अगले कुछ दिनों में मैं कुछ संबंधित गोली के नुस्खे ढूंढ सकूं, ताकि देख सकूं कि क्या मैं इसके प्रभावों को अधिकतम कर सकता हूं। अगर मुझे वास्तव में कोई नहीं मिलता है, तो शायद मैं इसे स्वयं बनाने का प्रयास कर सकता हूं। 7वें स्तर के कीमियागर को सच्चा मास्टर कीमियागर कहा जा सकता है, और इस स्तर के कीमियागर औषधीय जड़ी बूटियों के गुणों का बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं। एक गोली का नुस्खा बनाना, विशेष रूप से एक ऐसा नुस्खा जो डू पूर्वज के लिए भी उपयोगी हो, एक जटिल कार्य कहा जा सकता है, लेकिन यह उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जियाओमिंग, हम वापस आ गए हैं। क्रेक, छोटे से आंगन का दरवाजा खोला गया और जियान, किंगलिन और जियाओई जियान अंदर चले आए। अन्य लड़कियों को कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन जियान ने अपनी प्यारी छोटी नाक से सूंघना शुरू कर दिया, जैसे कोई बिल्ली मछली को सूंघती है। फिर वह जियाओमिंग के पास झुक गई, और इससे पहले कि वह आगे सूंघ पाती, उसने उसकी नाक को धीरे से दबा लिया। तुम क्या सूंघ रही हो? मुझे कुछ स्वादिष्ट गंध आ रही है, जियान ने नाक से आवाज निकालते हुए कहा। यह कहना जरूरी था कि जियान की नाक वाकई अच्छी थी। मेरे पास यहाँ कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है, जियाओमिंग ने इसे स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा। जियान को देने से पहले गूदे को गोली में बदलना पड़ा। इसे सीधे खाना बहुत बेकार होगा। अध्याय 218, जियाओ परिवार का विकास। जियान की सूंघने की शक्ति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर जियाओमिंग ने इसे स्वीकार नहीं किया तो इसका कोई फायदा नहीं था। उसके कई बार टाल मटोल करने वाले जवाबों के बाद उसे आखिरकार यकीन हो गया कि उसकी इंद्रियां गलत थीं। अगले दिन, पूरी तरह से तैयार और जाने के लिए तैयार, जियाओमिंग दोनों लड़कियों को साथ लेकर जियामा साम्राज्य की यात्रा पर निकल पड़ा। 11 दिन बाद, वुटैन शहर में जियाओ परिवार के निवास पर। आज जियाओ परिवार हमेशा की तरह ही चहल पहल से भरा हुआ था, क्योंकि विभिन्न बलों के नेता एक एक करके प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में श्रद्धांजलि के उपहार थे, जो शक्तिशाली जियाओ परिवार के साथ अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। इन आगंतुकों में न केवल वुटैन शहर के भीतर छोटी सेनाओं के नेता शामिल थे, बल्कि अन्य प्रांतों के प्रमुख परिवारों के प्रमुख और व्यापारी बेड़े के नेता भी शामिल थे। जियाओ परिवार के द्वार पर खड़े पहरेदार आगंतुकों की इस आमद से आश्चर्यचकित नहीं थे, क्योंकि वे परिवार के साथ सहयोग पर चर्चा करने आए थे। जियाओ परिवार की शक्ति का तेजी से विस्तार होना शुरू हो गया था, पहले वुटैन शहर पर हावी हो गया और फिर पूरे पूर्वोत्तर प्रांत में अपना प्रभाव फैला लिया। सामान्य परिस्थितियों में इस तरह के अनियंत्रित विस्तार से अन्य ताकतें नाराज हो जातीं, लेकिन इस मामले में कुछ अलग था। जियाओ परिवार में एक राक्षस था, जिसे जियाओमिंग के नाम से जाना जाता था। हालांकि जियाओमिंग पूरे साल जियाओ परिवार में मौजूद नहीं रहता था, लेकिन हर कोई छठे दर्जे के कीमियागर के रूप में उसकी प्रतिष्ठा और डू सम्राट के रूप में उसकी ताकत का सम्मान करता था। दूसरी ओर, परिवार के पास अभी भी डू किंग पावरहाउस था, जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था, साथ ही डू स्पिरिट पावरहाउस भी था, जिसे उसने विकसित किया था। जो ताकतें जियाओ परिवार को कोई चेहरा नहीं देना चाहती थीं, उन्हें खुद ही परिणामों का आकलन करना पड़ा। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में जियाओ परिवार का विकास इतना तेज था कि यह पूरे पूर्वोत्तर प्रांत पर हावी होने के करीब पहुंच गया। पूर्वोत्तर प्रांत में विदेशी व्यापारी बेड़े द्वारा किए जाने वाले कई कामों के लिए जियाओ परिवार की अनुमति की आवश्यकता होती थी, इसलिए इन लोगों के लिए जियाओ परिवार से मिलना आम बात हो गई। जैसे ही पहरेदार आगंतुकों के संकेतों की जांच करना जारी रखने वाले थे, जैसा कि उन्होंने पहले किया था, एक तेज तर्रार सिपाही ने अचानक आसमान में दूर से एक विशाल बैंगनी जानवर को आते देखा।
वह जल्दी से पहरेदारों के नेता को इसके बारे में बताने के लिए दौड़ा। नेता ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और एक पल के लिए उसे ध्यान से देखा और फिर उसके चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए। ये 6ठी रैंक का नीलम पंख वाला शेर राजा है। ये कबीले में लौटने वाला सर्वोच्च बुजुर्ग होना चाहिए। जाओ और कबीले के मुखिया और बुजुर्गों को सूचित करो। आदेश प्राप्त करने के बाद जल्दी से चले गए पहरेदारों को देखते हुए पहरेदारों के नेता ने दरवाजे पर आगंतुकों की ओर मुड़कर कहा, क्षमा करें, आज जियो परिवार के लिए आगंतुकों का मनोरंजन करना सुविधाजनक नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, हम कल फिर से मिलने आएंगे। हाँ, हम किसी और दिन फिर से आएंगे। प्रवेश द्वार पर मौजूद आगंतुक सुन सकते थे कि पहरेदारों के नेता ने क्या कहा था। जियो परिवार का सर्वोच्च बुजुर्ग वापस आ गया था। क्या जियो परिवार का सर्वोच्च बुजुर्ग जियो मिंग नहीं था? अगर वह वास्तव में वापस आ जाता तो जियो परिवार के अन्य सदस्यों के पास वास्तव में उन्हें प्राप्त करने का समय नहीं होता, इसलिए खुद को शर्मिंदा न करना और किसी अन्य दिन वापस आना बेहतर था। ... उसी समय वुटेन शहर के अन्य निवासियों ने भी आकाश में तेजी से आ रहे नीलम पंख वाले शेर राजा को देखा और तुरंत अलार्म में चिल्लाया, देखो, वह नीलम पंख वाला शेर राजा है। अरे, पिछली बार जब मैं अपनी टीम का नेतृत्व मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में एक मिशन पर कर रहा था तो मैंने इसे नहीं देखा था, लेकिन मैं इस बार आखिरकार इसे देख सकता था। अगर मैं उस नीलम पंख वाले शेर राजा पर बैठ सकता तो मैं अपना जीवन व्यर्थ नहीं बिताता। इसे भूल जाओ, एमेथिस्ट विंग लायन किंग की एक चीख तुम्हें मार सकती है, फिर भी तुम उस पर बैठना चाहते हो। तुम खुद को क्या समझते हो, जियाओ मिंग? लोगों ने खूब बातें की। एमेथिस्ट विंग लायन किंग को पहली बार देखने पर उन्हें जो घबराहट महसूस हुई थी, उसके विपरीत इस बार उनकी आंखों में ज्यादा उत्साह और जिज्ञासा थी, क्योंकि उन्हें लंबे समय से पता था कि एमेथिस्ट विंग लायन किंग को जियाओ मिंग ने वश में कर लिया है। अब जबकि नीलम पंख वाले शेर राजा प्रकट हो गए थे, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि जियो परिवार का जियो मिंग वापस आ गया है? ... कुछ मिनट बाद जियो फैमिली हॉल के अंदर हाल के वर्षों में जियो परिवार के विकास पर जियो जान की रिपोर्ट सुनते हुए जियो मिंग ने अपने चाय के प्याले से एक हल्का घूंट लिया और उसके बाईं ओर जियो यिजियान और जियान एक साथ बैठे थे। पिछले कुछ वर्षों में परिवार का विकास मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा रहा है। जियो जान की रिपोर्ट सुनने के बाद जियो मिंग ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा और कुछ आश्चर्य के साथ कहा, हाँ, ये सब परिवार के लिए आपकी मदद की बदौलत है जियो मिंग, अन्यथा हम इतनी जल्दी विकास नहीं कर पाते। उसके बगल में बैठे ग्रैंड एल्डर ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, अपने जीवन के आधे समय तक ग्रैंड एल्डर रहने के कारण वह अच्छी तरह से जानता था कि जियो परिवार की इतनी जल्दी विकसित होने की क्षमता का सबसे अधिक श्रेय जियो जान, कबीले के मुखिया या जियो परिवार के बाकी सदस्यों को नहीं, बल्कि जियो मिंग को है। जियो मिंग के बिना जियो परिवार अब कुछ भी नहीं होता। मैंने केवल वही किया जो मैं कर सकता था। जियो मिंग ने श्रेय नहीं लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जियो परिवार बहुत बड़ा था और उनमें से अधिकांश बहुत प्रतिभाशाली नहीं थे, इसलिए वह उन्हें अकेले विकसित नहीं कर सकता था। जियो परिवार अपने आप विकसित होने में सक्षम था जब उसने उन्हें कुछ तकनीकें दीं। विभिन्न मामलों पर चर्चा करने और खुशियों का आदान प्रदान करने के बाद जियो जान ने पूछा, सुप्रीम एल्डर, चूंकि आप परिपक्वता की उम्र तक पहुंच चुके हैं, क्या आपने इस महत्वपूर्ण मील के पत्थर को चिन्हित करने के लिए आने वाले वयस्क समारोह को आयोजित करने पर विचार किया है? आयु समारोह? चलो उस तरह की चीज़ों को भूल जाते हैं। जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि यह सब बहुत परेशानी भरा था। हर बार जब वे किसी चीज़ में समारोह शब्द जोड़ते थे तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि इसमें बहुत समय लगता था। हालांकि उसके पास समय था, लेकिन उसे इस तरह की किसी चीज़ पर बर्बाद करना वास्तव में अनावश्यक होगा। चूंकि यह आपके लिए असुविधा का स्रोत लगता है सुप्रीम एल्डर, इसलिए हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये देखते हुए कि जियाओ मिंग समारोह में भाग नहीं लेना चाहता था, जियाओ जान और अन्य लोगों ने मामले को आगे बढ़ाने से परहेज किया। उसके शांत व्यवहार के बावजूद जियाओ परिवार के सबसे मजबूत सदस्य के रूप में उसकी इच्छाओं का सम्मान करना और उसे नाराज न करना महत्वपूर्ण था। जियाओ मिंग ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर हॉल के चारों ओर नजर घुमाई। प्रशंसा, उत्साह और जिज्ञासा से भरी भीड़ के अलावा जियाओ शान की आकृति का कोई निशान नहीं था। जियाओ शान कहाँ है? ये देखकर कि जियाओ शान यहाँ नहीं था, जियाओ मिंग ने पूछा। जियाओ शान सुबह व्यापार के लिए पड़ोसी ब्लैक सिटी गया था। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ वर्षों में परिवार काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, इसलिए ये सब अपरिहार्य है। उसे कुछ दिनों में वापस आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं उसे कुछ दिनों में देखूं तो कोई बात नहीं, जियाओ मिंग ने धीरे से कहा। मैं कुछ समय के लिए कबीले में रहूंगा। अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है, जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति न हो, तो उन्हें बता दें कि मैं गोलियां परिष्कृत कर रहा हूं और उपलब्ध नहीं हूं। ये कहने के बाद जियाओ मिंग ने दोनों लड़कियों का हाथ थामा और फिर हॉल से बाहर निकल गया। हॉल के अंदर जैसे ही जियाओ मिंग और लड़कियां चली गईं, एक गहन चर्चा शुरू हो गई।
लगभग 2 साल तक उसे न देखने के बाद सुप्रीम एल्डर और भी अधिक सुंदर लग रहा है, हमारे जियाओ परिवार का सदस्य बनने के योग्य। हे, क्या तुमने उसके बगल में खड़ी 2 सुंदरियों को नहीं देखा? कौन सा वयस्क होने का समारोह! मुझे डर है कि हमारे सर्वोच्च बुजुर्ग ने पहले ही अपना वसंत पा लिया है। मुझे नहीं पता कि यह सिर्फ मैं ही हूँ, हालांकि सर्वोच्च बुजुर्ग हमेशा शांत रहे हैं। मुझे उनके वहां बैठने पर कुछ अवर्णनीय महसूस हुआ, उनकी ताकत फिर से बहुत बढ़ गई होगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? इतना समय हो गया है। उनकी प्रतिभा के साथ ये तर्कसंगत ही है कि उनमें बहुत सुधार हुआ है। ऐसा कहा जाता है कुछ साल पहले जियाओ यान ने अपनी प्रतिभा को पुनः प्राप्त करने के बाद वह भी हमारे सर्वोच्च बुजुर्ग की तरह ही 1 साल में कई चरणों से गुजरा। क्या तुम्हें लगता है कि जियाओ यान अगला जियाओ मिंग बन जाएगा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चुप रहो। शोरगुल भरे हॉल को घूरते हुए बदमिजाज दूसरे बुजुर्ग ने धमकी भरे अंदाज में अपना हाथ मेज पर पटका और एक तेज आवाज फैल गई। एक क्षण बाद चुपचाप हॉल के चारों ओर देखते हुए दूसरे एल्डर ने कहा, आप सभी ने सुना कि सुप्रीम एल्डर ने क्या कहा, है ना? हमें बाहरी दुनिया को ये बताना चाहिए कि वह गोलियों को परिष्कृत कर रहा है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ। अध्याय 219 जियामा पवित्र शहर की यात्रा। अगले कुछ दिनों में, जैसा कि जियाओ मिंग ने भविष्यवाणी की थी, वे सभी ताकतें जियाओ परिवार के पास आईं और उनसे मिलने के लिए विनती करने लगीं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुद को बहुत प्रतिभाशाली समझते थे और गुरु के रूप में उनकी पूजा करने के लिए उनके दरवाजे पर आते थे। कुछ ऐसे भी थे जो अमीर थे और उनसे गोलियां मांगने आते थे। कुछ ऐसे भी थे जो सिर्फ अच्छे संबंध बनाने के लिए उनसे संपर्क करना चाहते थे। संक्षेप में, वहां सभी तरह के लोग थे। इन लोगों के लिए जियाओ परिवार ने उन्हें ये कहते हुए जाने की सलाह दी थी कि उनके सर्वोच्च बुजुर्ग ने उन्हें बताया था कि वे एकांत में गोलियां परिष्कृत करेंगे और उन्हें प्राप्त करने में बहुत व्यस्त होंगे। बेशक, सभी को जियाओ परिवार से निष्कासित नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए, जियामा शाही परिवार के लोगों को जियाओ परिवार द्वारा निष्कासित नहीं किया गया था। आखिरकार, परिवार अभी भी जियामा साम्राज्य में विकास करना चाहता था। हालांकि, अंत में जियामा पवित्र शहर से दूत अभी भी जियाओ मिंग को नहीं देख सका, और ऐसा इसलिए था क्योंकि जियाओ मिंग वही कर रहा था जो उसने कहा था, गोलियों को परिष्कृत करना। वह एमेथिस्ट विंगलान किंग के बेटे 5वीं श्रेणी की गोली क्यूपिंगलार के लिए एक गोली को परिष्कृत कर रहा था। इससे पहले जियान ने एमेथिस्ट विंगलान किंग से एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस चुरा लिया था और वह इससे पहले ठीक था। हालांकि अब जबकि लान किंग लगभग 2 साल से उसका सवार था, हर बार जब वह इसके बारे में सोचता था तो जियाओ मिंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। लेकिन एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस को वापस करना असंभव था क्योंकि उसने बहुत पहले ही इसे अपने और जियान के बीच बराबर बराबर बांट लिया था। जब कोई स्वर्गीय खजाना जियान के हाथ में आता था तो वह आमतौर पर कुछ दिनों से ज्यादा नहीं टिकता था। जियाओ मिंग के पास अभी भी एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस था जिसे उसने बिल्कुल भी नहीं छुआ था। हालांकि एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस का केवल आधा हिस्सा बहुत प्रभावी नहीं होगा, इसलिए जियाओ मिंग ने एमेथिस्ट विंगलान किंग के बेटे के लिए क्यूपिंग लार को परिष्कृत करने के लिए कुछ औषधीय जड़ी बूटियों के साथ कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क का इस्तेमाल किया। हालांकि क्यूपिंग लार एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये बहुत खराब नहीं थी और इसमें कुछ संभावित बढ़ाने वाले प्रभाव थे जो बिल्कुल भी बुरा नहीं था। एमेथिस्ट विंगलान किंग निश्चित रूप से इस बारे में बहुत खुश था और उसने आधे दिन तक जियाओ परिवार के पहाड़ के पीछे दहाड़ लगाए। इसके अलावा सम्राट की स्ट्रीम पल्प की रेसिपी में भी समस्या थी। जियाओ मिंग ने कई रेसिपी देखी थी, लेकिन इस खजाने के लिए कोई रेसिपी नहीं थी, जो शायद इस तथ्य से संबंधित थी कि सम्राट की स्ट्रीम पल्प बहुत दुर्लभ थी। यह महसूस करते हुए जियाओ मिंग केवल खुद ही रेसिपी बना सकता था। जियाओ मिंग को नए विचारों के साथ आने के लिए बहुत सारे मस्तिष्क कोशिकाओं की आवश्यकता थी और उसे अपनी रचना को पूरा करने में कुछ समय लगेगा। क्यूपिंग लार के शोधन को पूरा करने के बाद जियाओ शान जियाओ परिवार में वापस आ गया। वह जियाओ मिंग को देखकर बहुत खुश हुआ और तुरंत उसे अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उनके साथ रहने के दौरान जियाओ शान ने अपनी पत्नी को जियाओ मिंग से मिलवाया। ये पता चला कि जियाओ शान ने उस वर्ष शादी की थी जब जियाओ मिंग एकांत में डू पूर्वज बनने के लिए चले गए थे। 27 साल की उम्र में डू क्यूई महाद्वीप में जहां वयस्कता 16 साल की उम्र में पहुंच जाती है, इस उम्र में शादी करना काफी देर से माना जाता है। जियाओ शान की डू स्पिरिट के रूप में स्थिति ने वुटान सिटी में कई सूट्रेस को आकर्षित किया था और उसके अनुसार उसके माता पिता उसे घर बसाने के लिए दबाव डाल रहे थे। इसलिए उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो उसे पसंद था और उसने जल्दी से शादी करने का फैसला किया। वह महिला काफी सुंदर और गुणी मानी जाती थी और वह पहले से ही गर्भवती थी। जियाओ मिंग ने उसे उसकी शादी की बधाई दी और उसे शादी का तोहफा दिया। कुछ दिनों की शांति और चुप्पी के बाद जियाओ जान ने जियाओ मिंग के दरवाजे पर दस्तक दी। कबीले के मुखिया, अगर आपको कुछ कहना है तो बस कह दीजिए। जियाओ जान को देखते हुए, जो बोलने में हिचकिचा रहा था, जियाओ मिंग ने भौहें सिकुड़ी और सीधे कहा।
वास्तव में जियाओ मिंग पहले से ही जानता था कि जियाओ जहान किस मामले के लिए आ रहा था, और यह कोई और नहीं बल्कि जियाओ यान के मामले के बारे में था। वास्तव में जियाओ मिंग के आग्रह पर जियाओ जहान ने अपने दांत पीसते हुए अपना उद्देश्य समझाया। सुप्रीम एल्डर, आप ये भी जानते हैं कि इस बच्चे जियाओ यान ने पहले मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के लिटिल संप्रदाय नेता के साथ 3 साल का समझौता किया था, और हालांकि उसके बाद यान एयर की प्रतिभा वापस आ गई और उसकी साधना की गति उस समय आपकी तुलना में तुलनीय हो गई। मुझे डर है कि वह अभी भी नालन यानरान के खिलाफ नहीं जीत सकता। मेरे बराबर, जियाओ मिंग ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। उसके पास तब याओ लाओ का फाउंडेशन अमृत नहीं था। अपना सिर हिलाते हुए जियाओ मिंग ने कहा, कबीले के मुखिया, अगर जियाओ यान खुद नहीं जीत सकता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है न? आखिरकार यह उन दोनों के बीच सिर्फ एक समझौता है। चाहे वह जीते या हारे, जब तक जियाओ यान को मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से कोई और बड़ी शिकायत नहीं है, मेरे लिए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय उसके साथ कुछ नहीं करेगा। ऐसा नहीं था कि जियाओ मिंग उसकी मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन जिस तरह जियाओ कबीला आगे बढ़ने के लिए उसके नाम पर निर्भर था, जियाओ यान के पास ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो उसे सिर्फ ये बताकर भड़का सकें कि वह वुटेन शहर के जियाओ कबीले से है। भले ही दूसरे लोग उस पर पूरी तरह से विश्वास न करें, लेकिन बहुत से लोग उसे भड़काएंगे नहीं। या क्या ऐसा हो सकता है कि नायक की आभा ने कुछ लोगों की आईक्यू को कम कर दिया हो, जिससे वे उसे भड़काने लगे? जियो मिंग ने अनिश्चितता से सोचा। जियो जहान ने अपना मुंह खोला और अंत में केवल आहें भर सका। क्या वह नहीं जानता था कि जियो मिंग ने जो कहा वह सच था? हालांकि अपने पिता होने के नाते वह अपने बेटे के चरित्र को कैसे नहीं समझ सकता था। उसे डर था कि जब उसके बेटे का गुस्सा उस पर हावी हो जाएगा तो वह जीवन मृत्यु की लड़ाई या ऐसी ही किसी चीज के बारे में बात करना शुरू कर देगा। आखिरकार जियो यान को बचपन में ध्यान का केंद्र बनना पसंद था। अगर जियो मिंग को पता होता कि जियो जहान इस समय क्या सोच रहा है, तो वह निश्चित रूप से उसे अंगूठा दिखाएगा। मूल कहानी में जियो यान ने वास्तव में वे शब्द कहे थे, और ये देखा जा सकता था कि जियो जहान अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता था। अफसोस, मैं आपसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहूँगा, सर्वोच्च बुजुर्ग। मुझे पता है कि बर्फ सम्राट ने आपको शाही राजधानी की यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया है। जब समय आएगा तो मैं केवल यही उम्मीद करता हूँ कि आप यान एयर की लड़ाई देखने के लिए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से गुजर सकें। जियो जहान के लहजे में विनती का भाव था। ये कहना ही होगा कि जियो जहान अपने बेटे के प्रति वाकई अच्छा था। उस समय उसने जियो यान के लिए परिवार के धन की एक बड़ी राशि का गबन किया था। यही कारण था कि तीनों बुजुर्गों के साथ उसका संघर्ष बढ़ गया था। अब वह अपना चेहरा नीचे करके जियो मिंग से विनती कर सकता था। हालांकि भले ही जियाओ जहान एक अच्छा पिता रहा हो, लेकिन सिर्फ ये तथ्य कि उसने कबीले के धन का गबन किया था, यह इस बात का सबूत था कि वह एक अच्छा कबीले का मुखिया नहीं था। जियाओ जहान की आवाज़ के लहजे ने जियाओ मिंग को भी उसके शब्दों पर आह भरने पर मजबूर कर दिया। सच कहूं तो जियाओ यान के दूसरे भाई का लहजा उसे पसंद नहीं आया था जब वह पहले डेजर्ट सिटी में किंग लिन की तलाश में गया था। इस तरह के मामले मूल रूप से उसके अपने परिवार के बीच थे, और भले ही वे एक ही कबीले से हों, लेकिन उसके लिए उनमें शामिल होना अच्छा नहीं होगा। अगर जियाओ यान के लिए चीज़ें ठीक नहीं रहीं, तो वे उसे दोषी ठहरा सकते हैं और सोच सकते हैं कि उस पर उनका कुछ बकाया है। अगर उसने वाकई अतीत में कुछ बकाया रखा था, तो उसने जियाओ परिवार के लिए इतने सालों में जो कुछ भी छोड़ा था, वह उसे चुकाने के लिए पर्याप्त था, है न? जियाओ जहान अपने दूसरे बेटे से ज़्यादा समझदार था और जानता था कि इस तरह की चीज़ों का जियाओ मिंग से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उसने केवल एक विनती भरे लहजे में जियो मिंग से अपने बेटे को देखने के लिए कहा, जबकि यह सुझाव दिया कि जियो यान की साधना प्रतिभा अच्छी थी। बेशक उसने मुआवजे का विषय नहीं उठाया, क्योंकि वह जिस भी तरह के मुआवजे के बारे में सोच सकता था, वह जियो मिंग को पसंद नहीं आएगा। वास्तव में कुछ देने से वह केवल नाराज हो सकता था। ठीक है, मैं उसे उचित समय पर देखूंगा। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में जाना कुछ ऐसा था जो जियो मिंग ने बहुत पहले ही तय कर लिया था, चाहे जियो जहान ने उससे विनती की हो या नहीं। एक शरीर को परिष्कृत करने की विधि भी थी जिसे जियो मिंग को प्राप्त करना था, इसलिए उसे जियो यान से मिलना था, चाहे कुछ भी हो। जियो यान की रक्षा के लिए सिम्युलेटर में सांप लोगों की जनजाति के 2 चोटियों डू सम्राट को देखकर और फिर याओ लाओ को देखकर कौन उसके साथ खिलवाड़ कर सकता है। जियो जहान आखिरकार संतुष्ट होकर चला गया और अगले दिन जियो मिंग जियान और जियो ही जियान को सीधे शाही राजधानी ले गया। अध्याय 220 हाई बोडोंग से मुलाकात। इस बार जियाओ मिंग शाही राजधानी की यात्रा पर एमेथिस्ट विंगलान किंग को अपने साथ नहीं लाया, बल्कि उसे जियाओ परिवार के पास छोड़ दिया। इसका मुख्य कारण ये था कि एमेथिस्ट विंगलान किंग अभी अभी अपने बेटे छोटे एमेथिस्ट विंगलान से मिला था, और वह चाहता था कि वे दोनों एक साथ ज़्यादा समय बिताएं। इसके अलावा, जैसा कि सिम्युलेटर में बताया गया है, जियाओ परिवार के लिए एक संभावित खतरा था, और एमेथिस्ट विंगलान किंग को 5वीं रैंक के जादुई जानवर जूतियान के साथ वहां छोड़ना सुनिश्चित करेगा कि परिवार किसी हमले की स्थिति में चौंका न जाए।
जियाओ यी जियान और जियान दोनों क्रमशः डू पूर्वज और सम्राट क्षेत्र में शक्तिशाली व्यक्ति हैं, इसलिए शाही राजधानी की यात्रा करना उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी। जैसे जैसे रात होने लगी, जियामा साम्राज्य की राजधानी जियामा पवित्र शहर लोगों की चहल पहल से जगमगा उठी। एक अंधेरी गली के बीच में जियाओ मिंग उभरी, उसके साथ जियान और जियाओ यी जियान भी थे। वे अभी अभी दीवार फांदकर शाही राजधानी में घुसे थे। जियान जियाओ मिंग के पीछे पीछे चल रही थी, उसके हाथों में कई अंगूठे के आकार के बैंगनी फल थे जिन्हें वह अपने मुंह में भर रही थी और बीच बीच में कुछ बुदबुदा रही थी। जियाओ मिंग की आंखों ने इस दृश्य को देखा और वह अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर उसके गाल पर चुटकी लेने से खुद को रोक नहीं सका। इस मुट्ठी भर नीलम अंगूर की वजह से हमारा आधा दिन बर्बाद हो गया और हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ा जब शहर के द्वार पहले से ही बंद थे। अगर ऐसा न होता तो हमें दीवार फांद कर क्यों आना पड़ता। जियान, जिसका गाल दबा हुआ था, ने विरोध नहीं किया और फल खाना जारी रखा। जियाओ मिंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। ये दृश्य देखकर जियाओ जियान मुस्कुराया और कहा, जियाओ मिंग, अब जब हम शहर में प्रवेश कर चुके हैं तो क्या हमें सीधे मितेर परिवार के पास जाना चाहिए या कल उनसे मिलने से पहले किसी सराय में रात बितानी चाहिए। उसकी बात सुनने के बाद जियाओ मिंग ने कहा, नहीं, चलो पहले अल्केमिस्ट एसोसिएशन चलते हैं। अल्केमिस्ट एसोसिएशन। जियाओ यी जियान की आंखें हैरान थीं। जियान, जो उसके बगल में थी, ने इन शब्दों पर अपनी भौहें उठाईं और जल्दी से एमेथिस्ट अंगूर खाना बंद कर दिया और कहा, मुझे पता है, मुझे पता है। हम अल्केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा जियाओ मिंग को दिए गए घर में जाएंगे। वह घर एसोसिएशन से बहुत दूर नहीं है। ओह, तुम्हें बहुत अच्छी तरह याद है, जियाओ मिंग हंसा। उस समय जब उसे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के ग्रैंड एल्डर की उपाधि मिली थी, फामा ने उसे एसोसिएशन से सीधे एक आंगन दिया था जो मुख्यालय के बहुत करीब था। हालांकि वह और जियान लंबे समय से वहां नहीं रहे थे, इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि जियान को अभी भी यह बात याद होगी। और केवल इतना ही नहीं, मुझे याद है कि उस समय जियामा साम्राज्य की एक राजकुमारी थी जो तुमसे बहुत प्रभावित थी। जियान ने अचानक एक धमाका किया। तुम बिगड़ेल छोटे बच्चे हो, मुझे नहीं लगता था कि तुम ऐसा बनना सीखोगे। जियाओ मिंग ने जियान को घूर कर देखा। अगर इस बात का उन दोनों के बीच बातचीत से कोई लेना देना नहीं था तो वह इस मामले को क्यों उठा रही है। अगले ही सेकंड जियाओ यी जियान की नज़र उस पर पड़ी। जियामा साम्राज्य की एक राजकुमारी। ये याओ ये थी जियामा शाही परिवार की सबसे बड़ी राजकुमारी। उस समय क्योंकि शाही परिवार ने मुझे कुछ गोलियां परिष्कृत करने के लिए कहा था, मुझे लगता है कि हमने एक दो बार शब्दों को आपस में भिड़ा दिया था, जियाओ मिंग ने हल्के से कहा। सच में? जियाओ यी जियान ने धीरे से मुस्कुराया और पूछना जारी नहीं रखा, लेकिन उसे जियाओ मिंग की कही एक भी बात पर विश्वास नहीं हुआ। जियाओ मिंग की ताकत और उसके सुंदर रूप के साथ, जो कि अधिकांश लोगों से बढ़कर है, कौन विश्वास करेगा कि उसके आसपास की महिलाओं के मन में जंगली विचार नहीं होंगे। किसी भी मामले में वह इस पर विश्वास नहीं करेगी। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। जियामा पवित्र शहर में रात में अभी भी काफ़ी चहल पहल रहती है। मैं साधना कर रहा हूँ और इस तरह के बड़े शहर में बहुत ज़्यादा चहलकदमी नहीं की है। क्यों ना हम साथ में टहलें। जियाओ मिंग को उस मामले के बारे में बात करने में असहजता महसूस हुई, इसलिए उसने विषय बदल दिया। ये सुनकर जियान और जियाओ यी जियान की आंखें चमक उठीं और उन्होंने बार बार अपना सिर हिलाया। ... अगले दिन जियाओ मिंग के जियामा पवित्र शहर में आने की खबर तेजी से फैल गई और शाही राजधानी के विभिन्न प्रमुख कुलों में फैल गई। जल्द ही मितिर परिवार की गाड़ी जियाओ मिंग की हवेली में आ पहुंची। कुछ लोग इसे देखकर वहां से गुजरते हुए रुक गए। वाह, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह मितिर परिवार की सबसे बढ़िया गाड़ी लगती है न? बड़े परिवारों के लिए कई नियम थे। अपनी ताकत और हैसियत दिखाने के लिए वे कपड़ों, जूतों और गाड़ियों जैसी बारीकियों पर बहुत ध्यान देते थे। जो लोग लंबे समय से शाही राजधानी में रह रहे थे, वे गाड़ियों की सजावट से आसानी से उनकी हैसियत का पता लगा सकते थे, जिससे किसी भी संभावित संघर्ष से बचा जा सकता था, जिसे एक छोटा सा जीवन रक्षक कौशल भी कहा जा सकता है। देखो, कोई नीचे आ रहा है। भीड़ की निगाहों के नीचे एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी गाड़ी से नीचे उतरा और जियाओ मिंग के घर के दरवाजे की ओर उत्साह से देखने लगा। जैसे ही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, आसपास का माहौल अचानक शांत हो गया और पिछली अटकलें तुरंत गायब हो गईं। बूढ़े व्यक्ति ने पहले उदासीनता से इधर उधर देखा और फिर बहुत विनम्रता से दरबान को अपना नाम बताया और अंदर बुलाया गया। जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति अंदर आया, बाहर जोरदार चर्चा शुरू हो गई। क्या मैंने सही देखा? यह मितिर परिवार का सर्वोच्च बुजुर्ग बर्फ सम्राट है, बोडोंग है। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आश्चर्यचकित भाव से दरवाजे की ओर देखा। जब बर्फ सम्राट है बोडोंग की बात आई तो ये कहा जा सकता था कि शाही राजधानी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उसे नहीं जानता था। वह दशकों पहले प्रसिद्ध हो गया था और हालांकि वह लंबे समय से गायब था, 2 साल पहले उसकी वापसी के बाद से मितिर परिवार फल फूल रहा था। कई लोगों ने जल्दी से मुख्य बिंदु के बारे में सोचा।
मास्टर जियाओमिंग वास्तव में शक्तिशाली है, यहाँ तक कि बर्फ सम्राट है बोडोंग जैसे अकेले शक्तिशाली व्यक्ति को भी उसके सामने शिक्षित होना पड़ता है। ये तथ्य कि बर्फ सम्राट द्वार पर है, इसका मतलब है कि मास्टर जियाओमिंग शाही राजधानी में आ गया है। ये संभव है। जियाओमिंग हॉल में चला गया, नौकरानी को चाय परोसते हुए देखा और उसे जाने के लिए हाथ हिलाया। मुख्य सीट पर बैठे हुए उसने हाई बोडोन को देखा, जो उसके सामने काफी बुरा लग रहा था, और मुस्कुराया। मिटो परिवार को अच्छी जानकारी है। मैं कल रात ही वापस आया था और तुम आ जाए हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुमने इसे बिल्कुल नहीं छिपाया है ना? अगर मुझे नहीं पता होता तो मिटो को 3 महान परिवारों का मुखिया होने पर शर्म आती। दूसरी ओर दूसरे कुलों को पहले से ही पता होना चाहिए, इसलिए मेरे जाने के बाद तुम्हारा घर जल्द ही गतिविधि से गुलजार हो जाएगा। हाई बोडोंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं लगता कि बर्फ सम्राट आज मुझसे मिलने आया था ताकि पुराने दिनों को याद कर सके। लगता है कि तुम्हारी ताकत में इतने सालों में कोई खास बदलाव नहीं आया है, जियाओमिंग ने धीरे से कहा। इसका जिक्र भी मत करो। मेडुसा द्वारा सील किए जाने के बाद जो डुक्यूई खाया गया था, उसे वापस पाना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। ये कहते हुए हाई बोडोंग असहायता से भर गया। इसी वजह से मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। मैंने उस आध्यात्मिक रिकवरी पर्पल पिल के लिए सामग्री पहले ही जुटा ली है, जिसका तुमने तब जिक्र किया था, और मैंने इनाम भी तैयार कर लिया है। मुझे आश्चर्य है कि तुम इसे परिष्कृत करने में मेरी कब मदद कर सकते हो। अपने वाक्य के अंत में हाई बोडोंग ने उम्मीद से अपने हाथों को आपस में रगड़ा।